तो दोस्तों ये होती है एक ट्रैवल एजेंसी जहां हमारा मेन कैरेक्टर ताकुया काम करता है। हालांकि वो बड़ा ही इंट्रोवर्ट बंदा रहता है और ये उसकी मैनेजर रहती है। तो मैनेजर जा रही होती है सीधा ताकुया के पास में और वो बेचारा अपना काम कर रहा होता है बढ़िया से। और फिर वो ताकुया से कुछ काम बोलती है जो उसे करने के लिए मिलता है। लेकिन ताकुया बड़ा शाई और इंट्रोवर्ट टाइप का रहता है तो वो कुछ ज्यादा मैनेजर से अपने बोल नहीं पाता है और कहता है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। और इसी बात का उसे बहुत अफसोस होता है कि हमेशा से मैं ऐसा ही था। और उसकी एक और जो कलीग रहती है वो आती है उसके पास में और कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लो। एक और जो उसकी कलीग रहती जिसका नाम रीका था वो उसे ऐसे घूर के देख रही होती है। तब तक वो ये काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि ये मुझे ऐसे घूर के देखती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो बेचारा थोड़ा सा डरपोक टाइप का भी रहता है इसलिए उसे देख के ही डर जाता है। हालांकि रीका हमेशा सबको ऐसे ही देखती थी, ताकुया कुछ ज्यादा ही डर चुका रहता है। और फिर अपना ऐसे दिखा रहा होता है कि जैसे कि उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो, तो वो अपना काम कर रहा होता है। अब शाम में वो आता है अपने घर पे उसकी बिल्ली रहती है उसके साथ में। तो मस्त यहाँ पे खाना बना रहा होता है और अपनी बिल्ली को सारी बातें बता रहा होता है कि देखो बिल्ली चैन, आज मेरे साथ ये सब हो गया। और जो रीका है वो मुझे ऐसे घूर के देख रही थी भाई, उसके ऐसे घूर के देखने से मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे खा ही जाएगी। भले 1 साल पहले से उसने ज्वाइन करके रखा हुआ है मुझसे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे वो कितने ज्यादा मुझे गुस्से में क्यों देखती है यार, मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। तो ये अपनी बिल्ली चैन को बोल रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या था, मस्त खाना खा लेता हूँ, चलो आराम से टीवी देखूंगा, टीवी देखने के अलावा और क्या काम है। अब अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस की साफ सफाई हो रही होती है। साफ सफाई करते वक्त देखता है कि ये क्या, जो रीका रहती है वो उसी की तरफ देख रही होती है। तो काफी घबरा गया रहता है कि ये रीका आखिर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है, बाकी सब लोग तो बहुत ज्यादा खुश है तो मैं ऐसा क्यों। और रीका को ये चीज थोड़ी सी खटक जाती है तो वो जाने लगती है और सोच रही होती है कि क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूँ। वो अपना जाके काम करने लगती है और सोच रही थी कि मैं जब भी किसी की तरफ देखती हूँ तब ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि इसका पोकर फेस रहता है। पोकर फेस मतलब जिससे कि आप इमोशन दिखाना चाहे लेकिन आपके फेस पे इमोशन दिखता नहीं है और लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा घमंडी है या फिर आप उनसे गुस्सा है। तो इसीलिए इसे लग रहा होता है कि शायद जो ताकुया है वो भी मुझसे बहुत ज्यादा डर चुका है। तो यहाँ पर ये अपना काम कर रही होती है और देख रही होती है, सोच रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जाती है मॉल में और मॉल में यहाँ पे एक मैप उठाती है। मैप इसे बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं तो मैप पता नहीं इसे देख के क्या अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। लगभग 400 रुपये में इसे एक मैप मिल गया था और मैप को देख के ही खुश होती है। जैसे किसी को खेलना पसंद है, किसी को कुछ और करना पसंद है, तो इसे मैप देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन ऑफिस के सीन में दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर बता रही होती है कि हमारे और भी जो कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे निकल चुके हैं, तो इसके लिए हमने सोचा है कि हम लोग अलास्का में भी अपना एक ऑफिस लगाएंगे। लेकिन वो अभी नहीं, वो हम लोग अगले साल लगाएंगे। और इसके लिए हमें एक एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, जो भी वहां पे जाएगा उसे डायरेक्टली वहां का मैनेजर बना दिया जाएगा। क्योंकि अलास्का में वहां पे बहुत ज्यादा ही पूरा अमेरिका को ये लोग कवर करना चाहते थे, वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा रहता है ना, इसीलिए और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन किसी ऐसे बंदे को चुनना पड़ेगा जिसकी कोई फैमिली ना हो या फिर वो अपने फैमिली से अलग रहे तो उसे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अलास्का में पता है ना ठंड रहती है और बहुत कम लोग रहते हैं। तब तक कोई हाथ उठाता है और कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी एक बिल्ली है, मैं अपनी बिल्ली को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मैनेजर कहती है कि ये बहुत ही फनी एक्सक्यूज है कि तुम्हारी बिल्ली है और तुम नहीं जा सकते हो, हम लोग किसी को भी रैंडमली चूज करेंगे यहाँ पे जाने के लिए। लेकिन अभी चिंता बिल्कुल ही मत करो क्योंकि अभी 365 दिन बाकी है वहां पर और हमारा ऑफिस बनने में अभी टाइम लगने वाला है। पैसे तो खूब मिलेंगे लेकिन भाई अलास्का में अकेले कौन जाने वाला है। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो गया था सबको। ये तो सोच रहा होता है कि मैं तो ऐसे भी किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, वहां जाके घंटा बात करूंगा और मैं क्या करूँ। यहाँ पे बाकी कलीग्स बात कर रहे होते कि पता है हमारा एक और कलीग गया था एक ऐसी ही सुनसान जगह पे, लेकिन उसका अभी तक कुछ भी ट्रांसफर वांसफर का कुछ सीन ही नहीं बना है, वो इतने दिनों से वहीं पर अकेला ही है। लेकिन एक एक है सॉल्यूशन, अगर हम लोग शादी कर लेते हैं तो वो लोग शादीशुदा लोगों को नहीं भेजेंगे, वो लोग सिर्फ सिंगल्स को वहां पे भेजने की कोशिश करेंगे। तो शादी किससे किया जाए। अब ये चीज दोनों सुन रहे होते हैं, रीका भी और ताकुया भी तो अलग सोच रहे होते हैं। यहाँ जो रीका रहती है वो अपने मैप में देख रही होती है कि आखिर ये अलास्का कितनी दूर है भाई, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा दूर रहता है। और ये भी सोच रही होती है कि कम्युनिकेशन तो मेरा भी कुछ खास अच्छा नहीं, और वहाँ के मच्छर तो बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं, मैंने सुना है बिल्कुल मॉन्स्टर टाइप के मच्छर रहते हैं। अब मैं क्या करूँ, वो लोग तो मुझे भी भेज सकते हैं क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ और मेरा भी कोई नहीं है ऐसा फैमिली फ्रेंडली। ओहो, तो बेचारी ये भी बहुत ज्यादा ही मुसीबत में यहाँ पर फंस गई रहती है। आगे ताकुया जो था वो पार्क से ऐसे गुजर रहा होता है, तभी उसे सामने से दिखाई देती है जो रीका है वो आ रही है। ये सोचता आज तो छुट्टी है तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पे ये हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि मैं ऑफिस छोड़ रहा हूँ, मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मैं वहाँ अलास्का पे चला जाऊंगा क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन वो उससे रोकती है और कहती है कि ये जो तुम्हारी बिल्ली है यही तुम्हारी प्यारी बिल्ली है ना, तुम इसे छोड़ के नहीं जा सकते हो क्यों, है ना। तो वो कहता है कि हाँ, ये जो बिल्ली है मेरी, ये मुझे बहुत ही घायल हालात में मिली थी और फिर मैंने इसे पाला, अब मैं इसके बहुत ज्यादा क्लोज हूँ और मैं इसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। और अगर मैं चला गया
तो फिर इसे कौन देखने वाला है? तो मैं काम करता हूँ कि ऑफिस छोड़ देता हूँ। तभी वो अचानक से कहती है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसका इतना ज़्यादा बोल्ड मूव देख के वो ताकुया एकदम हैरान हो गया था कि ये रीका क्या बोल रही है। तब वो बोलती है तुम्हें पता भी है अलास्का में जब गर्मी पड़ती है तब माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो सोचो ठंडा जब पड़ेगा तब कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। इसलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे असली में शादी नहीं करनी है, हम दोनों को बस ऐसे प्रिटेंड करना है कि हम दोनों ने शादी कर ली है, ये एक फेक मैरिज रहेगा और बस ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, क्योंकि हमें बस 1 साल तक ऐसे दिखाना है कि हम लोग दोनों शादीशुदा हैं और ऐसे ही करते-करते हम लोग टाइम पास कर देंगे और जैसे 1 साल बीतेगा वो लोग किसी को चूज़ कर लेंगे और फिर हम लोग का शादी का बाद भी सब लोग भुला देंगे। कितना ज़्यादा आसान और सिंपल भाषा में मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब थोड़ा-सा ताकुया भी हैरान हो गया रहता है कि ये अचानक से मुझसे ऐसे बात कर रही है, शादी वाली बात कर रही है, तो यहाँ पे ये भी थोड़ा-सा मान जाता है और फिर प्लानिंग के बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर किस तरीके से प्लानिंग करेंगे? क्या हम लोग नकली में शादी कर रहे हैं? तो वो कहती है कि हाँ बस हमें ऐसे दिखाना है, पेपर वर्क्स बस ऐसे ही कुछ कर देने हैं और हमारे पास टाइम भी तो रहेगा। तुम्हें इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रीका उससे ऐसी बातें कहेगी, क्योंकि रीका हमेशा उसे घूर के देखती थी और ताकुया कभी समझ नहीं पाया था। तो यहाँ पे वो प्लान भी बताने लगती है कि कहाँ पे आके मिलना है और कौन सी क्या-क्या सारी प्लानिंग करनी है और ये सोचता है कि क्या कितनी बोल्ड है यार। और फिर अगले दिन जब ये ऑफिस में जाते हैं तब ये अपने मैनेजर को बता देते हैं कि हम लोग दोनों शादी करने वाले हैं और मैनेजर सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? फिर वो बहुत सारे सवाल जवाब पूछने लगती है मगर कुछ बता नहीं पाता और पीछे से कलीग का मैसेज आ जाता है। तो वो तो चली गई रहती है, अब इन्हें ऐसे ही प्लान करके आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। बहुत सारा इन लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारा झूठ बोलते हैं। जब ऑफिस में दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है तब भी दोनों बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहे होते हैं, क्योंकि बस ऐसे ही फेक था ना मैरिज यार, क्या बोला जाए। और जो मैनेजर रहती है वो आके बहुत सारा काम इन लोगों को दे रही होती है, खासकर कि ताकुया को। अब ऑफिस में ये लोग अकेले रहते हैं तो मैनेजर का कॉल आया रहता है कि रेस्टोरेंट में आओ और हाँ साथ ही साथ रीका को भी अपने साथ लेके आना। तो अब ये दोनों जाते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में, तो ये लोग एक सरप्राइज पार्टी रखा हुआ रहता है इन दोनों के लिए, क्योंकि इन दोनों की शादी होने वाली थी ना इसलिए। और सब लोग उसका खूब मजाक उड़ा रहे होते, कह रहे होते दोनों को तुम लोग तो काफी ज्यादा छुपे रुस्तम निकले, ऑफिस में बात भी नहीं करते हो और यहाँ पे देखो रीका धीरे धीरे कह रही होती है कि हमें ये नाटक ऐसे ही जारी रखना पड़ेगा, हमें इन लोगों को नहीं पता चलने देना चाहिए कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे, बस ये सब एक फेक मैरिज है, तुम चिंता मत करो मैं सारी चीजें संभाल लूंगी। फिर वो एक कमरे में चली जाती है और यहाँ पे तो सब लोग ताकुया का बहुत बड़ा गंदा मजाक उड़ा रहे होते हैं भाई, बहुत ही गंदा वाला, कि तुम प्यार में कैसे पड़े, आखिर तुम दोनों का क्या स्टोरी है। और इधर मैनेजर अपने कलीग से बोल रही होती है कि ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, दोनों किसी से बात नहीं करते थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए हैं, कहीं ये दोनों बहुत लंबा सीक्रेट तो कुछ नहीं ना छुपा रहे हैं। उतनी देर में हम देखते हैं कि जो रीका है वो वहां आ चुकी थी और रीका ने कुछ ज्यादा ही जूस पी लिया था, तो कहती है कि मैं अब यहाँ पे गाना गाने वाली हूँ। अब जो रीका का गाना रहता है उसे सुन के सब पहले ही बता देते हैं कि ये इसका फर्स्ट टाइम है जब ये गाना गा रही है, क्योंकि भाई कोई गाना गाता है बहुत लंबे वक्त से तो काफी अच्छा गाता है, लेकिन इसका यहाँ पे आवाज डगमगा रहा होता है, काफी बुरी तरीके से डगमगा रहा होता है, लेकिन फिर भी सब लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे इंजॉय करते हैं। जब घर जा रहे होते हैं तब इसे ठीक से चला नहीं जा रहा होता है, ताकुया उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा होता है, रीका लेकिन जा रही होती है और अचानक से क्या होता है वो उसके ऊपर गिर जाती है और ताकुया एकदम घबरा जाता है, लेकिन रीका जाने लगती है। ताकुया सोचता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, उस वक्त जब वो अकेले गाना गा रही थी तब भी मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतना ज्यादा नादान और भोला भाला हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता है, आखिर मैं ये एक्टिंग कैसे करूंगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही थी कि सब लोग तो हमसे पूछेंगे ही कि आखिर हमने प्रपोज कैसे किया, आखिर हम लोग कहाँ पर मिले, तो इसी के लिए यहाँ रीका आ गई रहती है और उसने ताकुया को भी बुलाया रहता है, लेकिन वो पहले आई रहती है ताकि सारे सीनरीज यहाँ पे वो क्रिएट कर सके, जितनी भी सीनरीज वो लोग बनाने वाले थे और जो कुछ भी बोलने वाले थे तो सारा फेक सीनरीज। तो यहाँ पे वो इमेजिन कर रही होती है कि जो हमारा ताकुया है वो उसके सामने यहाँ टेबल पर बैठा हुआ है। हालांकि वो लोगों का चेहरा याद रखने में उतनी अच्छी नहीं रहती है तो सीनरी कुछ ज्यादा अच्छी बन नहीं रही होती है, तो एक नकली ताकुया आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने बनाया रहता है और इससे भी ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। ये इंट्रोवर्ट के साथ साथ बहुत ज्यादा एक होता नहीं है जो सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है, उस टाइप की भी पर्सन रहती है, तो बड़ा ही खतरनाक मैचिंग चल रहा होता है और वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। शायद मैं इस झूठ को ज्यादा दिन के लिए नहीं छुपा पाऊंगी और काफी डरी हुई रहती है कि एक फेक सीनरी भी मुझसे अच्छी तरीके से नहीं बन रही होती। तब तक पीछे से ताकुया आ जाता है और कहता है कि मैं इस लव स्टोरी को पूरी करने में आपकी मदद करूंगा। तो ये लोग जाइंट व्हील पे बैठ चुके रहते हैं और जाइंट व्हील पे बैठने के बाद कुछ कुछ आइडिया हमारा ताकुया भी उसे दे रहा होता है, बता रहा होता है कि किस तरीके से हम लोग और भी ज्यादा प्लान्स के साथ आ सकते हैं और उसने कुछ तस्वीरें भी खींची हुई रहती है। और फिर रीका यहाँ पे वेडिंग रिंग्स निकालती है और बोलती कि ये सस्ती वाली है, असली नहीं है, तो हम लोग इससे नकली में पहन लेंगे और बस कुछ दिन के लिए तो एक्टिंग करना है, उसके बाद तो सब लोग भूल ही जाएंगे कि हमारी शादी वाली बात भी हुई है। क्या कहते हो इसके बारे में?
लेकिन यहाँ पे जो हमारा ताकुया रहता है वो मन में सोच रहा था कि मैं इससे क्या बोलूँ, अब मुझे प्रपोज करना होगा, उसके लिए कुछ लाइन भी बोलनी पड़ेगी, लेकिन मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर तो उसने कुछ भी तैयारी नहीं की रहती और काफ़ी ज़्यादा यहाँ डरा हुआ भी रहता है और सोच ही रहा होता है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। रीका समझ गई रहती है कि इसके दिमाग में चल तो रहा है कुछ, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं, हम लोग आराम से प्लानिंग करेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी किसी की शादी होती है, मान लो आपका दोस्त का ही शादी हो, तो आप अपने दोस्त से पूछिएगा ना कि तुमने उस लड़की को किस तरीके से प्रपोज किया। तो वो सारी प्लानिंग ये लोग कर रहे होते हैं कि सब हमसे जब पूछेंगे कि आखिर हमने क्या किस तरीके से प्रपोज किया तो कैसे बताएंगे। तो यहाँ जाइंट व्हील वाली बात तो आ जाती है कि सबसे टॉप पे गया तब मैं प्रपोज करूंगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। हालांकि रीका बोलती है कि ऑर्डिनरी लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी है, चलो कुछ दिन टाइम ले लेते हैं और अच्छी तरीके से अब एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। ताकुया अब अपने घर आ गया था, जहाँ पे इसकी बिल्ली तो मजे कर रही होती है और ये अभी भी उसी वेडिंग रिंग के बारे में सोच रहा होता है और ये भी सोचता है कि रीगा ने मुझसे क्या क्या बोला है, हमें बहाने बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं तो किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाता हूँ, आखिर मैं उसे प्रपोज कैसे करूंगा, और जब सब लोग पूछेंगे कि मैंने उसे प्रपोज किस तरीके से किया था तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो वो रिंग को ऐसे ही देख रहा होता है और सोचता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आगे ये रिंग को पहनने की कोशिश कर रहा होता है मगर पहन नहीं पा रहा होता है। सोचिए, इतना ज्यादा डर है, तो बताओ ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ हमें रीका को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई रहती है और यहाँ मज़े कर रही होती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा उसे लग रहा होता है, इसे अकेले रहना पसंद रहता है, समझे। और हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पे देखती है कि आसपास में ये घूम रहे होते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सोचती कि नहीं, वो सब वेडिंग वाली बात थी, वो सब तो बस झूठी कहावत है, झूठी बात है, मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मुझे आराम से यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये बस थोड़ा बहुत ऐसे वैसे घूम रही होती है और अपने रिंग को देख रही होती है कि भले ये फेक है, लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। अचानक से इसके दोस्त का एक टेक्स्ट आता है जो कि बोलता है कि मैं टोक्यो में हूँ, तुम कहाँ पर हो। तो ये भी उसे जवाब देती है कि हाँ, मैं अभी टोक्यो में नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मज़े कर रही हूँ। तो ये ऐसे ही घूम रही होती है, उससे झूठ बोल देती है, अभी भी वहीं पे होती है और थोड़ा बहुत ऐसे ही मज़े कर रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। तो टेक्स्ट करने के बाद तो मस्त आराम से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ताकुया रहता है वो अभी भी दिक्कत में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए यार, इस वेडिंग रिंग को पहन लूँ क्या, पहन लूंगा तो पता नहीं कैसा लगेगा, पहनने के बाद अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। तो ज़्यादा ये सोच विचार कर रहा होता है और ज़्यादा फिर सोचता नहीं, कहता है कि पहन लेता हूँ। पहनने के बाद इसे ऐसा लग रहा होता है कि बाप रे बाप, मैं कितना बड़ा आदमी बन चुका हूँ। और देखते ही जा रहा होता है, इसे ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने कर ली है ज़िंदगी में और एकदम जोश भर गया रहता है। मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा ये एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और इसी एक्साइटमेंट में एक फ़ोन आ जाता है, जहाँ पे वो कॉल पे जो बंदा रहता है वो कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो मैरिज का, और मैं ये बात सबको ज़रूर बता दूंगा। अब ये सुनने के बाद तो ताकुया यहाँ डर गया रहता है और वो सोचता है कि आखिर ये बंदा कौन है, किसका कॉल आया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। तो वो तुरंत ही रीका के पास जाता है, उसे सारी सिचुएशन बताता है और ये भी बोलता है कि ये नहीं पता चल पाया कि वो लड़का या फिर लड़की है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अब रीका भी यहाँ पे हैरान हो गई थी कि हम ही लोग में से कोई होगा जो ये सच जान गया होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक फ्रेंड उसका गोडू रहता है, कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, आज रात मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, 2 मिनट का बस काम है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद तो ताकुया उस पर शक कर रहा होता है, सोचता है कि आज से पहले तो इसने कभी मुझसे ऐसा नहीं बोला, लेकिन अब ये मेरे घर क्यों आना चाहता है। लेकिन फिर ये लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे घर आना चाहते हो, तुम हमारे घर जरूर आ सकते हो, हम दोनों साथ ही में रहते हैं। और ये सुनने के बाद गुड्डू कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ताकुया को अब इसके ऊपर शक हो रहा होता है, सोचता है कि पक्का यही वो होगा, इस गोडू ने ही पक्का मुझे कॉल किया होगा और ये सब चीज़ जानता है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये दोनों भी कहते हैं कि ठीक है चलो। और यहाँ जब एक दो दूसरे से आंखें इनकी मिलती है तो दोनों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शर्मा जाते हैं और एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं कि हमें उस कल्प्रिट को पकड़ना ही पड़ेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये अपनी बिल्ली से कह रहा होता है कि प्लीज़, आज हमारे घर में कुछ लोग आने वाले हैं, तो प्लीज़ तुम मैनेज कर लेना। इसकी बिल्ली भाई नखरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, असली लड़की की तरह इसके बिल्ली के नखरे रहते हैं, देख रहे पूंछ मार रही है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट खाना लेके आया हूँ प्लीज़, बिल्ली मान गई रहती है। आगे जब रीका आती है अपार्टमेंट में तो वो देखती है कि वो बाहर इंतजार कर रहा है, फिर वो उसे अंदर लेके आता है। वो पूछती है कि तुम्हारी बिल्ली मान गई, तब वो बताता है कि हाँ, वैसे उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। यहाँ वो उसे स्लीपर्स दे रहा होता है, तो वो कहती है कि अरे इतना भी करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर इसने पूरा एकदम सेटिंग लगा के रखा है कि ये मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, जिससे हम लोग लगे कि हम लोग यहाँ लिविंग में रह रहे हैं। और पूरा एकदम नोट्स भी लिख के आई रहती है कि हम लोग को ऐसे ऐसे बहाना करना है और वैसे बहाना करना है। सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, बहुत सारी नकली तस्वीरें भी इसने बना ली रहती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बहुत लंबे वक्त से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पे रह रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मोमेंट्स भी यहाँ पर बिताए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब पूरा का पूरा एकदम झूठ है। और फिर वो आ गया रहता है, हालांकि अकेले नहीं आया रहता है, यहाँ पे कुछ और उनके कलीग्स भी आए रहते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों एकदम डर गए रहते हैं। अब यहाँ पर ये लोग मस्त जूस पी रहे होते हैं, हालांकि ऐसा वैसा करना
रीका और ताकुया दोनों को अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट और अकेले रहने वाले इंसान है, बिल्कुल मेरी तरह। तो इन दोनों को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। अब गोडू कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, तुम मुझे बताओ कि आखिर लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। ये मेन उसका टॉपिक रहता है और इसीलिए आज वो इतनी दूर से यहाँ पर इससे सजेशन मांगने के लिए आया था। तो अब क्या करता बेचारा, उसे सजेशन दे रहा होता है और यहाँ पर इसके दोस्त भी इससे पूरा एकदम पूछ रहे होते हैं। तो देखते हैं कि ताकुया आज यहाँ पे खाना ला दिया रहता है रीका ने, और रीका एकदम ऐसे दिखा रही होती है जैसे वो उसकी वाइफ ही हो गई हो, और फिर पूरा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। ताकुया से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करता है, बहुत ज़्यादा ये लोग सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि कैसे तुमने क्या किया था और क्या नहीं किया था। आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं भाई, और रीका भी सुन रही होती है, लेकिन ताकुया काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है और इसके दोस्त हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो ताकुया, बहुत मज़ा आ रहा है। अब इसके दोस्त जाने लगते हैं, तब गोडू पीछे से आता है और कहता है कि तुम्हें पता है हमारी ही एक कलीग है और उसे मैं पसंद करता हूँ, और तुम्हारे एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी भी शादी हो जाए। वैसे तुम लोग शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो, और यही कहने के बाद वो चला जाता है। अब फाइनली इन दोनों को चैन की सांस आती है, घर में आराम से बैठे हुए रहते हैं। तो घर साफ सफाई भी तो अब करना रहेगा, तो घर साफ सफाई भी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये शादी के बाद लोगों के चेहरे पे ग्लो आ जाता है क्या, ऐसा ये लोग कह रहे थे, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो दोनों यहाँ पे बर्तन मांज रहे होते हैं और इसी ग्लोइंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इसमें रीका भी कहती है कि हाँ, शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि ग्लोइंग इफेक्ट आ जाता हो, हमें कैसे पता रहेगा। तो क्या होता है कि बात मैप्स पे चली जाती है, मैप्स और रॉक्स, जो कि रीका को बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये आवाज़ सुनने के बाद मैप्स और रॉक के बारे में उसका भी चेहरे पे ग्लो आ चुका रहता है, जिसे देखने के बाद ताकुया कहता है, तो ये सुनने के बाद तो रीका के भी चेहरे पे ग्लो आ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ शर्मा भी गई रहती है, और हमें दिखाया जाता है उस बिल्ली को, भाई ये बिल्ली नहीं घूर रही थी। अब फाइनली यहाँ से रीका जा रही होती है और सोचती है कि आज तो बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया और मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा दिन बिताने में ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है, ऐसे ही बहाना हमारा चलते रहेगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। इधर ये भी यही सोच रहा होता है, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल रहता है कि आखिर वो फ़ोन कॉल किया किसने था, कहीं कोई गलत ना समझ ले। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ताकुया आया नहीं था और रीका देख रही होती है। यहाँ कुछ एडवर्टाइजमेंट्स कैसे ही लगे हुए रहते हैं हवाई जाने के लिए, और बस 351 डेज और बचे हुए रहते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर एक कस्टमर आ चुका रहता है। हालांकि रीका उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, मगर फिर वो देखती है कि ये क्या, बाकी सब लोग तो काम में बिजी हैं और ये कस्टमर थोड़ा बूढ़े हैं। तो रीका उनके पास में जाती है और बोलती है कि सर आप यहाँ से कुछ फॉर्म क्यों नहीं ले लेते हैं और वहाँ पे जाके बैठ जाइए, थोड़ी देर में काउंटर खाली हो जाएगा तो हम आपको वहाँ पे बुला लेंगे। तो वो ओल्ड मैन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बहुत देर के बाद भी कोई नहीं आता है। वो ओल्ड मैन वहीं बैठे हुए रहते हैं। रीका को देख के काफ़ी बुरा लगता है, तो वो उनके पास जाती है और कहती है कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ, बताइए आपको सर क्या काम है। तब वो धीरे से कहता है कि मेरा बेटा ताकुया यहाँ पे काम करता है, और वो अपना कार्ड देते हैं। ये एक बड़े कंपनी के सीईओ होते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा शादी करने वाला है, क्या आपको इसके बारे में पता है। वो इसी जगह पे काम करता है, उसका नाम ताकुया है, और अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानती हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका फादर हूँ। अब ये सुनने के बाद तो रीका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसके फादर को ये बात कैसे पता चल गई। इसका मतलब अब घर का सारा लोड भी मेरे पास आ जाएगा, मुझे ताकुया को जल्द से जल्द बताना पड़ेगा। वो ये ऐसा सोच ही रही होती है। फिर कहती है कि नहीं सर, मैं नहीं जानती हूँ कि ताकुया की शादी होने वाली है। तो वो पूरा निग्लेक्ट कर देती है इनकी बात को। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को इसके बारे में कुछ भी ना बताएं, इसीलिए हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक स्पेशल गिफ्ट, वो उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट दे के जाते हैं और कहते हैं बाय बाय। उसके बाद वो चले जाते हैं और ये सोचती है कि मुझे इसे बताना पड़ेगा, लेकिन वो तो अपने ऑफिस में रहता ही नहीं है। तो वो उस गिफ्ट को वहीं छोड़ देती है और मैसेज भी उसे कर देती है फ़ोन पे। उसके बाद चली जाती है ओल्ड मैन के पास में, जहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, और पता नहीं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे होते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत मुझे बिना बताए, और वो थोड़ी देख के डर गई रहती है कि आखिर ये क्या हुआ है। तब वो कहती है कि सर मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं ताकुया को मैसेज कर देती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब रीका कहती है कि नहीं सर, आप हमारे क्लाइंट हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं, आप आइए मेरे साथ बात करिए। उसने ताकुया को मैसेज कर दिया था और यहाँ पे पूछती है तो बताइए आखिर बात क्या है। तब ये बोलते हैं कि देखिए, मेरा बेटा जो ताकुया है वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, और हमारे फैमिली के ट्रेडिशन के हिसाब से ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर ले। अपनी मर्जी से कर सकता है, मगर ऐसे डायरेक्टली बिल्कुल नहीं। हम लोग पहले डॉल्स बनाएंगे, डॉल्स को ऐसे शादी करवाया जाता है, ये कोई उनका कल्चर होगा। तो उस कल्चर में सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आस पड़ोस के जितने भी लोग होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, और भी बहुत सारे कंपनी के लोग होंगे, क्योंकि इनकी खुद की एक कंपनी रहती है। तो उस कंपनी के सारे लोग वहाँ पे आएंगे, करीबन 200-300 लोग तो भाई आएंगे ही, और जो दुल्हन रहेगी उसे एकदम पूरा लोगों के बीच में ऐसे क्राउड स्टेज पे दूल्हा दुल्हन रहेंगे, और पूरा एकदम सीनारियो
ये बता रहे होते हैं कि बड़ा सा एकदम पूरा लग्ज़रियस ये वेडिंग होने वाली है, कोई नॉर्मल वेडिंग बिल्कुल नहीं होगी। अब ये सब सुनने के बाद तो रीका की दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि एक इंट्रोवर्ट लड़की को ऐसे इतने सारे लोगों के बीच में खड़े कर दोगे तो भाई उसका तो काम तमाम हो जाएगा वहीं पे। और यही बात वो उसे बता रहे होते हैं कि हमारी तरफ वेडिंग ऐसे होती है, पूरे धूमधाम से मनाई जाती है, और वैसे वो मेरा बड़ा बेटा, और अगर हमने ऐसे वेडिंग नहीं की तो हमारी नाक कट जाएगी यार समाज के सामने, आप समझने की कोशिश करिए। अब ये जो सारा मैसेज था उसने हमारे ताकुया को कर दिया था कि तुम्हारे फादर आए हैं, और इसने मैसेज पढ़ लिया था। ताकुया के फादर वहाँ पे उसे उसके बारे में बता रहे होते, तब तक ताकुया वहाँ पे आ गया रहता है और रीका से कहता है कि ज़रा तुम 1 मिनट चलना तो मेरे साथ में। और ताकुया के फादर कह रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अचानक से आ गए। और फिर ये बाहर जाके बोल रहा होता है, और फिर रीका कहती है कि देखो मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा ही स्पीड से हो गया। तब ताकुया कहता है कि इसमें तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं खुद संभाल लूँगा, क्योंकि ये मेरा अपना फैमिली मैटर है। तो यहाँ पे रीका कुछ भी नहीं बोलती है, सोचती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये इसका अपना पर्सनल फैमिली मैटर है, लेकिन वो आके बैठ जाती है और वहीं पे उनकी बातें सुन रही होती है, जहाँ पे ताकुया के फादर ये बोलते हैं कि देखो जितनी भी बातें मैंने तुमसे बोली थी वो सारी बातें मैंने झूठ बोली थी। ऐसा वेडिंग हमारे तरफ होता तो है, लेकिन अब गांव में बहुत ही कम लोग बच गए हैं, तो हमारे तरफ वैसी वेडिंग होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और फिर अपने गांव के बारे में बड़ाइयाँ करने लगते हैं, लेकिन ताकुया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बड़ाइयाँ कर रहे हैं उसके गाँव के बारे में। हालांकि इनका गाँव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहता है, जो कि ताकुया का असली घर था। रीका कहती है कि मुझे इसके बारे में पता है। वो कहते हैं तुम्हें इसके बारे में कैसे पता था। वो कहती है कि ये मैप, मुझे मैप्स देखना बहुत अच्छा है, और आप जिस जगह की बात कर रहे हैं मैं जानती हूँ उस जगह को, वो जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये देख के उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह। और फिर ताकुया के बारे में बताते हैं कि वो भी वहीं पला बड़ा है और उसे मेढक पकड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हैं। अब ये सुनने के बाद तो रीका हैरान हो जाती है कि वाह ताकुया का ये भी साइड है। मैं तो समझती थी कि ये बहुत ही शाई टाइप का लड़का है, लेकिन नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। वो शाई नहीं है, वो बस कम लोगों से घुलता मिलता है जो उसे पसंद आते हैं। मगर ताकुया को यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि उसके फादर क्या क्या बता रहे होते हैं, क्या नहीं बताते। आगे वो ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ब्राइड का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो बोलने वाले रहते हैं, लेकिन अचानक से ये लोग उसे रोक देते हैं और ताकुया कहता है कि ठीक है, हमारा जो भी फैमिली मैटर है मैं वो आके वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूंगा, आपको यहाँ पर ये सारी बातें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो वहाँ से चले गए रहते हैं। रीका को थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ताकुया मेरी वजह से फंस गया है, लेकिन ताकुया कहता है कि चिंता मत करो, ये सारा जो भी फैमिली मैटर है मैं इसे अपने आप सॉर्ट आउट कर दूंगा, इसमें तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। सो आगे हमें दिखाया जाता है इनकी जो मैनेजर रहती है ताकुया से कहती है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंडर आ रहा है और ये प्रिंसेस है, तुम्हें इन्हें पूरा शहर घुमाना है और इन्होंने हमारी वेबसाइट को चूज़ किया है, तो अब तुम्हें जाना है और प्रिंसेस को घुमाना है पूरा शहर। देखो मैं ऐसे चाहती तो किसी और को चूज़ कर सकती थी, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा ठरकी हैं और मुझे कोई अच्छा और लॉयल इंसान चाहिए। और हाँ याद रखना, ये जो प्रिंसेस है इन्हें लड़कों का बहुत शौक है, तो तुम थोड़ा संभल के भी रहना, कहीं तुम पे कुछ आ ना जाए ब्लेम व्लेम। और ये काफ़ी डर गया रहता है कि जी मैम पता नहीं कहाँ मुसीबत में फंस गया हूँ। और सब लोग यहाँ पे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो ताकुया है वो प्रिंसेस को लेके जाएगा घुमाने के लिए, प्रिंसेस ने उसे चूज़ किया और ये प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा रिच है, और अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो यहाँ पे ताकुया बहुत ही गंदा फंसने वाला है। रीका ये सारी बातें सुन रही होती है और ताकुया अलग ही प्रेशर में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रीका सोचती कि मैं उसकी मदद करूँ क्या, लेकिन नहीं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब उसे अकेले ही हैंडल करना चाहिए, मैं जाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो कुछ भी नहीं करती है और चुपचाप बस खड़े होकर ताकुया को देख रही थी। सो फाइनली हम देखते हैं कि प्रिंसेस का इंतजार कर रहा होता है कि प्रिंसेस कहाँ पर है, लेकिन पीछे से प्रिंसेस आ चुकी रहती है और वो इंग्लिश में यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जापानीज़ में बोलने की कोशिश कर रही होती है। मगर वो कहता है कि अगर आपको नहीं आ रही जापानीज़ तो आप इंग्लिश में भी बोल सकती हैं। और ये बहुत ही रिच रहती है, मगर पता नहीं गार्ड से कैसे बच के यहाँ पे भाग गई थी। तो ये बता रही होती है अपने बारे में और ये भी बोलती है कि हाँ मेरा नाम क्लाउडिया है, चलो तुम मुझे दिखाओ, जगह दिखाओ, आखिर यहाँ पर कौन कौन सी जगह है, मैं सारी जगह घूमना चाहती हूँ। लेकिन उसने ये नहीं बताया रहता है कि वो कहाँ पे घूमना चाहती है और उसने कुछ डेस्टिनेशन भी ऐसे प्लान नहीं किया रहता है प्रिंसेस क्लाउडिया ने, वो बस इसे डायरेक्टली कह देती है। और हमारा ताकुया ने भी कुछ प्लानिंग किया रहता है, उसे भी पता रहता है कि जो प्रिंसेस है उन्हें क्या क्या पसंद है, लेकिन प्रिंसेस का कुछ प्लानिंग ही नहीं रहता है, तो अब वो उन्हें कहाँ पे घुमाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा टफ चैलेंज उसके लिए रहता है। मगर ये प्रिपेयर होके आया था कि प्रिंसेस को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है, तो वो कहता है कि ठीक है चलिए मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ। तो वो उसे बहुत सारी जगह पे लेके जाता है, श्राइन्स पे लेके जाता है, जहाँ पे मैरिज होती है वहाँ पे लेके जाता है। और फिर सोच रहा होता है कि ये जो प्रिंसेस है इन्हें बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिल्लियों के पास भी लेके जाता है, ऐसी ऐसी जगह लेके जाता है जो कि प्रिंसेस की फेवरेट हो सकती है। और फिर बहुत ज़्यादा घुमा रहा होता है और बॉस भी उसकी पूछ रही होती है, तब वो बोलता है कि हाँ सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं ये दोनों साथ मिलकर। फिर वो कहती है कि मुझे किसी ऐसी जगह पे लेके चलो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग माहौल हो। अब ये सोच रहा होता है कि ऐसी कौन सी जगह पे लेके चलूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग माहौल हो, और प्रिंसेस एकदम चैलेंज की तरह उसे दे रही होती है। लेकिन ताकुया ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया रहता है और कहता है कि ठीक है मैं आपको एक ऐसी अनयूजुअल जगह पे लेके चलूँगा जहाँ पर कोई भी
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा और वो उसे लेके जाता है स्कूल की रूफटॉप पे। अब बाहर से कोई बंदा आए तो वो एनिमे तो देखता ही है, और एनिमे का रूफटॉप भाई जाना किसी का सपना रहता है बाहर वाले बंदे का। तो वो उसे एनिमे रूफटॉप पे लेके आया रहता है और प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, कहती कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रिंसेस फॉरेनर रहती है ना, और इतना ही नहीं रहता है, वो प्रिंसेस के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लेके आया रहता है और कह रहा होता है कि ये लीजिए, आप इसे पहन लीजिए। वो पूछती है कि इसमें क्या है, लेकिन वो कहता है कि आप ज़रा पहन के तो देखिए। तो उसमें स्कूल की यूनिफॉर्म रहती है। अब बिल्कुल लग रहा होता है कि ये जापान की रहने वाली है, लेकिन ये जापान की रहने वाली नहीं थी। प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश थी और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस को लड़कों का शौक है, और कहीं ताकुया के साथ कुछ वैसा वैसा हो गया प्रिंसेस को लेके तो भाई बात बहुत बदल जाएगी। और यहाँ पे रीका के सामने वो लोग कह रहे होते हैं, तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि यार ये रीका यहाँ सामने बैठी हुई है, ऐसी बातें बिल्कुल ही मत बोलो उसके सामने में। लेकिन ये सारी बातें सुन रही होती है। प्रिंसेस को लड़कों का शौक रहता है, मतलब तुम समझ रहे हो ना कहाँ तक बात जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफ़ी खुश होती है और ये एनिमे के बारे में बता रही होती है कि मुझे ये वाला एनिमे पसंद है और मैं उसी की तरह लग रही हूँ। अच्छा हाँ, मुझे अच्छा याद आया, मेरी एक और लास्ट इच्छा है। मेरी एक लास्ट इच्छा ये है कि तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में लेके चलो। वो डायरेक्टली उसे बोल देती है। अब जब वो बोल देती है तो ताकुया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो प्रिंसेस को मना करता है या फिर नहीं करता वो तो आगे देखा जाएगा। तब तक ये आ गई रहती है, सोचती है कि इसके अपार्टमेंट में ये इसे कुछ देने के लिए आई रहती है लिफाफे में, और सोच रही होती है कि अभी तो वो यहाँ पे नहीं होगा और वैसे भी यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं आती, ना ही कोई आता है, तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं यहीं पे गिफ्ट दे दूंगी ताकुया को। तो वो सोचती है कि लेटर बॉक्स में जाके गिफ्ट डाल देती हूँ, लेकिन लेटर बॉक्स में तो बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। वो सोचती है कि चलो ऊपर जाके देती हूँ, लेकिन लड़कियों की आवाज़ आ रही होती है, तो सोचती है कि अरे ये कौन लड़की है, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। फिर वो ध्यान से सुनने लगती है और सोच रही होती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मेरे अलावा यहाँ पे और कोई भी लड़की नहीं आ सकती है। तो वो झांक के देखती है और अपने कलीग्स की बात याद कर रही होती है कि कहीं प्रिंसेस और ताकुया दोनों साथ मिलकर तो नहीं। सोचती कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, शायद वो उन्हें अपना अपार्टमेंट घुमाने के लिए लेके आया होगा, क्योंकि प्रिंसेस को कोई भी मना नहीं कर सकता है। लेकिन उन लोगों को शक हो जाता है कि यहाँ कोई खिड़की पे है क्या, कोई उनकी बातें सुन रहा है क्या। और जैसे ही वो लोग खिड़की के पास आते हैं तब देखते हैं कोई भी नहीं रहता। ताकुया कहता है कि आने जाने वाला रास्ता है, तो कोई और पर्सन भी हो सकता है। अब रीका सोच रही होती है कि मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए, तो रीका सोचती है कि नहीं, मुझे इनके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ये बस उन्हें ऐसे ही घुमाने के लिए लेके आया होगा, दोनों के बीच में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मगर रुको, वो स्कूल वाली यूनिफॉर्म और फिर अपने कलीग्स के बारे में सोच रही होती है कि वो लोग जो बात बोल रहे थे, और ये दूसरी बार, ऐसे पहली बार मैं देख रही हूँ किसी लड़की को लेके आया है अपार्टमेंट में, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात है, मुझे क्या करना चाहिए आगे। प्रिंसेस दरवाज़ा खोलने वाली रहती है, ताकुया मना करता है कि नहीं वो दरवाज़ा मत खोलिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी प्रिंसेस रहती है जो कि बिल्ली रहती है, और फिर वो अपना पंजा मारती है जिससे दोनों डर गए रहते हैं। एक चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये अंदर आ जाती है, देखती कि ये दोनों ये कौन से पोजीशन में। वो कहती कि नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे आ गई। ताकुया उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम जैसा समझ रही हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मगर जो प्रिंसेस रहती है तब वो उसके पास में आ जाती है, और प्रिंसेस के आने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। वो कहती है तो तुम ही इसकी फियांसे हो, मैं तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब प्रिंसेस सारी बातें बता देती है और यहाँ इसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है रीका को कि मैंने इन दोनों के बारे में क्या क्या गलत समझ लिया था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए था, ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, ओह मैं क्या सोच रही थी इन दोनों के बारे में। और फिर प्रिंसेस बोलती है कि नहीं तुम्हारा फियांसे बहुत अच्छा है, जब मैंने उससे कहा था कि मुझे अपने घर पे ले चलो तो उसने बताया था कि उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है और वो ऐसे ही किसी को लेके नहीं जा सकता है। तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज़्यादा लकी लड़की हो, ऐसा हस्बैंड हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों के नसीब में रहता है। मेरे मेरे बारे में बात कर रही है शायद। और फिर ये भी बताती है कि तुम पता है तुम कितनी ज़्यादा लकी हो, लेकिन वो कहती है कि अरे नहीं नहीं। और ये बोलती है कि मेरी भी एक लवर थी, तुम्हें पता है हम लोग दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों का मतलब क्या ही बताएं, हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं तुम्हें इसके बारे में क्या बताऊं। और वो एक लड़की रहती है, मतलब ये किसी लड़के से नहीं लड़की से प्यार करती थी, मगर कुछ फैमिली सिचुएशन की वजह से प्रिंसेस को एक प्रिंस से ही शादी करनी पड़ती है। हालांकि उस प्रिंस को ये कभी एक्सेप्ट नहीं करती है दिल से, अब बस ऐसे ही शादी कर लिया गया रहता है, लेकिन कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया गया रहता है। और तुम दोनों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल जापानीज कपल ऐसे ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं, छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, भाई मुझे भी ऐसे ही छोटे से अपार्टमेंट में रहना है। मुझे तुम दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब जेलस फील हो रहा है कि मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, मुझे बड़े घर में नहीं रहना, मुझे भी ऐसे ही छोटे मोटे अपार्टमेंट में रहना है अपनी प्यारी लेडीज़ के साथ में। और इसलिए अफवाह फैली थी कि मुझे लड़के पसंद है ताकि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ दे, लेकिन वो कमबख्त तो मुझे छोड़ता नहीं। मगर तुम दोनों को देखने के बाद मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी अपने लव के साथ में रहूंगी। और यही कहने के बाद वो तो चली गई रहती है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एकदम शर्म हो गए रहते हैं। और रीका से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई थी, तब रीका उससे माफ़ी मांग रही होती है और ये भी कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आई थी और वही मैं तुम्हें देना चाहती थी। जब वो खोलता है तो उसमें एक
वो रहता है, एक पत्थर रहता है जिसका शेप फ्रॉग जैसा रहता है, क्योंकि इसके फादर ने इसे कहा था कि इसे फ्रॉग अच्छा लगता है, और यही देने के बाद रीका चली गई रहती है। ताकुया उस पत्थर को देखते रहता है और सोचता है कि ओ ये लड़की भी ना कितनी ज़्यादा पागल है। रीका के जाने के बाद ताकुया अपने कमरे में बैठा हुआ रहता है और वो बहुत गहरी बात सोच रहा होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने पेरेंट्स के घर जाके उन्हें सारी बातें सच-सच बता देनी चाहिए? और यहाँ पे ये रीका के बारे में भी सोच रहा होता है, क्योंकि उसने उसे फ्रॉग वाला पत्थर जो दिया था, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मगर फिर सोच रहा होता है, आखिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि अपने अपार्टमेंट में किसी भी लड़की को मत आने देना? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम लोग नाटक कर रहे हैं वो सच में हो जाए? नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं और हम दोनों में बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। मगर फिर भी उसने ऐसा क्यों बोला था? और वो थोड़ी-सी जेलस क्यों दिख रही होती है? आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ऑफ़िस में और कम दिन बचे हुए रहते हैं और ये दोनों एक-दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे होते। सोचते हैं कि नज़रें नहीं मिलाएँगे तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और हमें बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। तो जो घोड़ा रहता है वो आ गया रहता है ताकुया के पास में, और घोड़ा उससे ये भी कह देता है कि तुम अपने पेरेंट्स के घर जा रहे हो ना, लगता है तुम लोग की बात काफ़ी ज़्यादा आगे तक बढ़ने वाली है। अब ये सुनने के बाद तो रीका और सभी हैरान हो चुके रहते हैं कि आखिर ये घोड़ा को इस बारे में कैसे पता चल गया। लेकिन फिर जो ताकुया रहता है वो बोलता है कि नहीं, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वहाँ पर मैं अपने काम से जा रहा हूँ, क्योंकि वो जानता था कि अगर रीका भी इसमें फँस जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाने वाली है और कोई भी इसे नहीं रोक सकता है। इसलिए वो कहता है कि नहीं, रीका नहीं जा रही है, वो मैं अपने काम से जा रहा हूँ अपने घर पे। इसमें रीका का कुछ भी, इससे कुछ भी लेना-देना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर यहाँ पे रीका को एक कॉल आ जाता है, उसी बंदे का कॉल आया रहता है और वो कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम दोनों क्या छुपा रहे हो और तुम्हें भी उसके साथ में जाना पड़ेगा। तो ये बंदा इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा होता है भाई, एक तरीके से कह रहा होता है कि मैं तुम लोग के बारे में सब चीज़ जानता हूँ और मैं तुम लोग को देख रहा हूँ। तुम्हारे मैरिज के बारे में और कौन मिलने आया था ताकुया से उसके बारे में भी सारी डिटेल्स मैं जान के रखा हूँ। अब यहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फँस चुके रहते हैं। सो जो ताकुया रहता है अपनी प्रिंसेस यानी उस बिल्ली को केयरटेकर के पास छोड़ देता है और एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि आखिर किसने रीका को फ़ोन किया होगा? आखिर कौन है वो? हमारे ऑफ़िस का ही कोई कलीग हो सकता है जो हमारे ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले तो उसे अपने पेरेंट्स के घर तक तो ऐसे लेके जाऊँगा और फिर हम लोग होटल में रह लेंगे आराम से, और यही इसका मस्त प्लान रहता है। लेकिन फिर सोचता है कि अरे बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाएँगे, तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे वो लेडी कुछ और ही सोच रही होती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि सबको पता था कि अब ये अपने होम टाउन जा रहा है। आगे ये भी चेक कर रही होती है कि आखिर वो टाउन कहाँ पर है और कितना ज़्यादा बढ़िया है, तो प्लेटिव प्लेस जो भी होता है चेक कर रही होती है, सोचती है कि मुझे क्या ड्रेस पहनना चाहिए। तभी इसे याद आता है कि इसकी मॉम ने इससे कहा था कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम वो पहन सकती हो, कोई भी तुम्हें बताने वाला नहीं है कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। अब यहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है, तब वो आ चुकी रहती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो उसे देखकर तो ये एकदम हिल गया रहता है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तो रीका को भी थोड़ी-सी शर्म आ रही होती है, क्योंकि वो ऐसा ड्रेस पहन के निकली हुई रहती है ना बहुत लंबे वक़्त के बाद में, तो वो समझ जाती है कि कुछ हो रहा है। तब वो ताकुया से कहती है कि तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में जानना है, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और तुम मेरे फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। वो कह रहा होता है कि नहीं, नहीं, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं जानना है, मगर रीका कहती है कि अरे नहीं, जान लो, मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में इतना कुछ जानती हूँ, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो तो कैसा लगेगा? वो कहता है कि अच्छा ठीक है, बता दो, आखिर किस तरीके की फैमिली है तुम्हारी? तब ये बताना शुरू कर रही होती है अपने बचपन के बारे में कि बचपन में इसके फादर नहीं थे, तो ये और इसकी मॉम ही रहा करती थी। तो बात कुछ ऐसा था कि इसकी जो मॉम है वो इधर-उधर ट्रिप्स पे जाया करती थी, क्योंकि उनका बिज़नेस ही कुछ ऐसा था। तो हमारा रीका का बचपन लगभग घर में अकेले ही गुज़रा है, क्योंकि इसकी मॉम कभी भी नहीं रहती थी, जब भी आती थी तो इसके लिए खाना और नोट हमेशा छोड़ के जाती थी। तो रीका का जो बचपन है वो ऐसे अकेले बीता है, तो यहाँ पर ये ऐसा करती थी कि ये मैप्स देखती थी, इसे मैप्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद था और हमेशा इससे इसका घूमने-फिरने का प्लान रहता था कि यहाँ घूमेंगी, वहाँ घूमेंगी। तो क्या करती थी कि मैप्स पे ऐसे मार्क कर देती थी और एक डॉल को रखती थी और अपनी मॉम को रखती थी और ऐसा सोचती थी कि मैं ही उस जगह पे हूँ और हम लोग उस जगह पे ऐसे मज़े कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही वाला मज़ा एकदम सोच रही होती है और ऐसे ही करके इसका बचपन बीतता है, मतलब एकदम अकेले गुज़रता है, समझे? पूरी तरीके से अकेले गुज़रता है। फाइनली ये लोग पहुँच गए रहते हैं और यहाँ पे पहुँचने के बाद अब ताकुया सोच रहा होता है कि कहाँ पर, लगता है मुझे इसे अपने साथ में लेके ही जाना पड़ेगा। रीका भी चाहती थी कि उसे साथ में जाना पड़ेगा, वरना उस कॉलर का कॉल आ जाता, लेकिन इसकी ग्रैंडमा इसे मिल जाती। वो कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर ये संतरे पहुँचाने के लिए आई थी एयरपोर्ट पे। अरे! तुम किसे लेके आए हो अपने साथ में? तब वो बताता है कि वो अपने फादर से मिलने के लिए आया है और ग्रैंडमा बताओ इसकी यहाँ पर है। तो अब ये सब साथ में जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो हमारे ताकुया के फादर रहते हैं वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी मॉम की मदद करने के लिए, वो एयरपोर्ट पे सामान लाने के लिए गई होंगी। इन्हें नहीं पता रहता है कि जो हमारा ताकुया है वो भी यहाँ पे आने वाला है, लेकिन जो ताकुया की बड़ी बहनें रहती है वो कह रही होती है कि बहुत दिन हो गया, वो अभी तक आया नहीं हमसे मिलने के लिए, पता नहीं कब आने वाला है ताकुया। इन लोगों को तो पता रहता है भाई ताकुया क्या है। आगे हमें दिखाया जाता है, ग्रैंडमा कहती कि वो जो तुम्हारी वाइफ होने वाली थी ना, उसका क्या हुआ?
उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। तब ये अपने बारे में रीका बता रही होती कि मैं इसकी कोवर्कर हूँ और हम दोनों साथ में काम करते हैं, और ताकुया भी यहाँ पे बात फेर देता है। लेकिन फिर जो रीका रहती है अचानक से बोल देती है कि वो जो हमारी मैरिज वाली बात थी वो झूठी है, हम लोग दोनों शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रैंडमा रहती है उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती है और वो अपना गाड़ी चला रही होती है। इसके बाद तो ग्रैंडमा ने पूछना ही बंद कर दिया था, वो चुपचाप जा रहे होते हैं और कहती है कि ठीक है, अब देखो ये हमारा घर है और रीका पहली बार आई हो ना, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारा स्पेशल घर। तो यहाँ पे जो इसके दादाजी रहते हैं ताकुया के, उनके पीठ में थोड़ी सी अकड़ आ गई रहती है, तो वो मस्त अकड़ रहे होते हैं यहाँ पे पीठ में दर्द, और कुछ लेमन्स भी रहते हैं। तो ताकुया कहता है कि मैं यहाँ ग्रैंडमा की मदद कर देता हूँ, तुम देखो घूमो फिरो। तब वो भी जाती है बाहर में और कहती है कि मैं मदद कर देती हूँ। ग्रैंडमा कहती है तुमने कभी तरबूज काटा है? वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं काटा। तो वो कहती है कि आ जाओ मैं तुम्हें काटना सिखाती हूँ, लेकिन इन कपड़ों में नहीं, दूसरे कपड़ों में। तो यहाँ पे वो दूसरे कपड़े पहन लेती है जो कि ऐसे काटने के लिए रहते हैं, और ये स्पेशल वाले मेलन्स बोला जाता है इन्हें, तरबूज नहीं बोला जाता है। तो इन्हीं मेलन्स को काट रही होती है और देखती है कि ये जगह तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गाँव एकदम पूरा प्योर रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बड़ा वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गाँव रहता है। उसके बाद वो मेलन काटती है और कहती है कि आ जाओ तुम भी खाओ रीका। सो रीका यहाँ पे जब उस मेलन को खाती है तब उसे खा के एकदम मज़ा सा आ जाता है, कहती है कि बहुत मस्त है। उसके बाद ग्रैंडमा कह रही होती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ही हो जो ताकुया को पसंद करती हो और उससे शादी भी करने वाली हो। देखो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, भले तुम बोल नहीं रही हो लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है, और मैं इतनी बूढ़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं आराम से समझ जाऊँ। ये सुनने के बाद जो रीका रहती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई रहती है और ग्रैंडमा से कैसे बच सकती है। वो ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश करती है नहीं नहीं, लेकिन फिर ग्रैंडमा उसे कहती है कि देखो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो ताकुया है वो ज़्यादा बोलता नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा शांत शांत रहता है, और इस घर में जितने मर्द है सब के सब ऐसे ही हैं, निकम्मे हैं भाई, इन लोग को फीलिंग्स एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। तो मैं जानती हूँ कि ताकुया में भी थोड़ी सी ऐसी कमी है, वो भी शांत शांत रहता है। रीका सोच रही होती है कि मैं ही शांत रहती हूँ, वो तो मेरी मदद करता है। तब वो बोलती है ग्रैंडमा कि देखो ताकुया को तुम थोड़ा बाद में संभाल लेना, वैसे वो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन वो कहती कि अरे नहीं नहीं, वही मुझे संभालता है, मैं उसे कहाँ पे संभालती हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि रीका को अचानक से गर्मी छा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ताकुया यहाँ पे भागते भागते आ रहा होता है क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे बुलाया रहता है और कहती है कि जल्दी से इसे गोद में उठाओ और घर के अंदर लेके चलो। ताकुया के हाथ कांप रहे होते हैं, वो सोचता है कि मैं इसे कैसे गोद में उठा सकता हूँ। तो जोश जोश में हमारा ताकुया आ चुका रहता है और एक ही बार में उसे उठा लेता है गोद में और कहता है कि चलो अब मैं इसे लेके चलता हूँ। वैसे बहुत भारी रहती है, बेचारे की कमर टूटने वाली थी, लेकिन जैसे दरवाजा खुलता हम देखते हैं कि यहाँ पे ताकुया के फादर आ गए थे। अब ये मूवमेंट भाई बड़ा एम्बैरेसिंग मूवमेंट है, पता नहीं मुझे क्यों लगा। सो अपने डैड को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और रीका को लगभग गिराने ही वाला होता है, मगर जो उसके डैड रहते हैं वो उसे संभाल लेते हैं और कहते हैं कि जरा आराम से, आखिर इसे क्या हो गया। उसकी मॉम कहती है कि जल्दी करो, ले जाओ अंदर में। यहाँ पे वो लोग उसे अंदर लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे वो बताता है कि मैं इससे शादी नहीं करने वाला हूँ। उसके डैड कहते हैं मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये तो वहाँ पे काम कर रही थी। तब ताकुया बताता है कि हाँ ये मेरी कोवर्कर है और ये मेरी होने वाली वाइफ नहीं है, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ डैड। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम सचमुच बहुत ज़्यादा गधे हो, तुमने तो हमारी नाक कटा दी, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। ताकुया कहता है कि मैं आपको बता नहीं पाया, मैं आपको यही बात बताना चाहता था। तब उसके डैड बताने लगते हैं कि तुम बचपन में भी ऐसे ही करते थे, एक बार तुम तैरने गए थे और तुमने ऐसा कर दिया था। तो यहाँ पे वो लोग रीका को नहीं देख रहे होते, ये तो यहाँ पे ताकुया को ही डांट रहे होते हैं। और तब जो उसकी ग्रैंडमा आती है कहती है कि अंदर लेके जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें इसे यहाँ पे बेड पे लेटाना चाहिए, पता नहीं इसे क्या हो गया है। सो जब डॉक्टर चेक करते हैं तो पता लगता है कि गर्मी की वजह से ये थोड़ी सी बेहोश हो गई है और कुछ भी बात नहीं है। तब ये लोग चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं कि चलो बाद में होश आ जाएगा। सो यहाँ पे उसके डैड ताकुया को डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, वो उनसे माफ़ी भी मांग रहा होता है, मगर इतनी देर में उसकी नानी आती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने उससे ज़्यादा काम करवा लिया था इसलिए शायद वो बेहोश हो गई थी। तब उसके डैड कहते हैं कि अरे नहीं मॉम, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं। और ताकुया कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं। उसके बाद ये अपने घर में जाता है जहाँ पे ये बताता है कि मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा, मैं तो अपनी कलीग के साथ बस घूमने आया था। तब उसकी बहनें और उसकी मॉम कह रही होती अच्छा, हमने वैसे तुम्हारे लिए सारी चीज़ें प्लानिंग कर ली थी, लेकिन तुम हो कि ओहो मानना पड़ेगा तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो, बचपन से आज तक कभी भी नहीं सुधरे हो ताकुया। खैर ये लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं क्योंकि ताकुया बहुत लंबे वक्त के बाद यहाँ पे आया रहता है। और घर जाने से पहले उसकी मॉम कह रही होती चिंता मत करो, तुम्हारी ग्रैंडमा से मैंने बात कर ली है और तुम्हारे डैड भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। वो तुमसे थोड़ा सा भी नाराज़ है इसलिए क्योंकि तुम जानते हो ना वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ताकुया कहता है कि हाँ, और वो कहती है कि अपने कलीग का ध्यान रखना। तो वो जाने लगता है, उसके डैड उसे ऊपर से देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो घर आता है तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैंने उसे कमरे में सुला दिया है, तुम जाके एक बार उसे चेक कर लो। तो वो ऊपर जाके देखता है चेक करने के लिए कि आखिर उसे कहाँ पर ग्रैंडमा ने सुलाया हुआ है। खैर वो जब जाता है तो देख के हैरान हो चुका रहता है क्योंकि जहाँ पे ग्रैंडमा ने सुलाया रहता है एक ही कमरा रहता है और दोनों का बिस्तर भी एक ही जगह। तो वो हटाने की ज़रा सी कोशिश करता है अपने बिस्तर को, तब तक ये जाग चुकी रहती है और कहती है कि मैं यहाँ पे। तो बताता है कि तुम
गर्मी के कारण बेहोश हो गई थी, तब वो कहती कि मैं यहाँ ऊपर कैसे आई, तब बताता है कि मैं और मेरे डैड तुम्हें यहाँ पे लेके आए हैं। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है रीका और कहती है कि ओ प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना मेरी वजह से। तब तक वो ये कहता है कि अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम पूरे वक्त सो रही थी, ये सब हमारी गलती की वजह से, और मैंने सबको सच सच बता दिया है कि हमारी कोई शादी नहीं होने वाली है, मैं तुम्हारा बस एक कलीग हूँ और कुछ भी नहीं था। वो कहती है शायद मुझे भी जाके उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाहर से टर टर की आवाज़ आ रही होती है, तो रीका कहती है चलो बाहर। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो बहुत सारे मेढक और कुछ इंसेक्ट्स आवाज़ कर रहे होते हैं, अच्छा आवाज़ आ रहा होता है, लेकिन एक मेढक आके उसके सर पे चिपक जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा डर गई रहती है और सीधे ताकुया के पास में आके चिपक जाती है। ताकुया उस मेढक को वहाँ से हटा देता है, कहता है कि चिंता मत करो, ये जो मेढक है। लेकिन रीका के लिए ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, पता नहीं उसे इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा होता है और बहुत ही एम्बैरेस महसूस कर रही होती है। तब ताकुया उससे कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे वो स्टोन दिया था जो कि बिल्कुल मेढक की तरह दिख रहा था, तुम्हें याद है? रीका को वो सारी बातें अच्छी तरीके से याद रहती है। सो ताकुया यहाँ पे उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता था और मैं बता दूँ ये जो गिफ्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो फ्रॉग शेप स्टोन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ताकुया उसे देता है एक असली ज़िंदा मेढक। उसने स्टोन का दिया था, ये असली वाला दे रहा है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि इसे पता नहीं क्या हो जाता है, इसे बहुत ही ज़्यादा अलग महसूस हो रहा था। शायद ये ताकुया को पसंद करने लगी थी और रात में वो सब चीज़ जो भी हुई थी, तो सोच रही होती कि नहीं, नहीं मैं दिमाग खराब हो गया, मुझे इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब फाइनली ये ये लोग जाने वाले रहते हैं हमारे ताकुया के घर में, जहाँ पे उसकी मॉम और उसके डैड रहते हैं। तो वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके रहते हैं और कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और वो देख रही होती, कह रही होती कि आहा! क्या बाल है भाई, क्या मस्त बाल है। तो इसे बाल छूने का मन कर रहा होता है, लेकिन फिर वो गुस्से के मारे आगे निकल जाती है, कहती मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो उसकी फैमिली से मिलती है तब वो उनसे पहले माफ़ी माँग लेती है और वो लोग देख के इसे हैरान हो जाती है कि इतनी सुंदर लड़की आखिर ये ताकुया की कलीग कैसे हो सकती है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये लोग ताकुया का यहाँ पे मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। फिर ये लोग हँसी-मज़ाक कर रहे होते हैं और इसी बीच में जो रीका रहती है वो कहती है कि मुझे म्यूज़ियम जाना है, मैंने यहाँ के म्यूज़ियम के बारे में सुना है। तो वो लोग कार रेंट पे ले लेते हैं और फिर म्यूज़ियम चले जाते हैं। सिर्फ़ यही दोनों जाते हैं और कोई नहीं जाता है। यहाँ पे अभी भी वो उसके बालों की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या बाल है यार, एक बार छूने का मौका मिल जाए तो मैं ज़िंदगी भर छूते रह जाऊँ, क्या फ्लफ़ी बाल है। इधर ताकुया कहते जा रहा होता है कि जो हमारा यहाँ का म्यूज़ियम है ये बहुत ही मस्त म्यूज़ियम है और वर्ल्ड फ़ेमस म्यूज़ियम भी है। और यहाँ रीका अपने आप को इमेजिन कर रही होती है टीवी पे। बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रही होती है, कभी बाल को इमेजिन कर रही होती है, कभी अपने आप को इमेजिन कर रही होती है। भाई बहुत ही अजब अजीब तरीके की इसकी इमेजिनेशन होती है और आगे का सीन तो और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा होता है। जब ये लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि आज म्यूज़ियम में छोटे-छोटे बच्चे भी आए हैं स्कूल के घूमने के लिए। फिर ये लोग जब म्यूज़ियम जाके देख रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम का माहौल रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही होती है। रीका इन सब चीज़ के बारे में काफ़ी जानती थी, क्योंकि उसे जियोग्राफ़ी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। और काफ़ी सारे बच्चे भी आए रहते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा होता है और शोर-शराबा की वजह से होता है कि बहुत सारे जो लोग घूमने के लिए आए थे वो लोग अच्छी तरीके से घूम नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन रीका तो एन्जॉय कर रही होती है। फिर यहाँ पे थोड़ी-सी बहस हो जाती है, ये बोलता है नहीं ऐसे होगा, लेकिन ये बोलती है कि नहीं ऐसे होगा, क्योंकि ये जियोग्राफ़ी के बारे में ज़्यादा जानती थी और ये बच्चे अपने टीचर को परेशान कर रहे थे। ये जो 1 मिनट रुको, ये जो पीला वाला टी-शर्ट वाला बच्चा है ये क्या कर रहा है? ज़रा-सा हाथ नीचे चला जाए तब ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन ये देखो ये क्या कर रहा है, कैसी हरकतें हैं। फिर ताकुया आता है और कहता है कि तुम लोग वहीं पे रुक जाओ बच्चे, तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम इनमें से सबसे ज़्यादा शांत हो। और ये सुनने के बाद सारे बच्चे भी एकदम शांत हो जाते। तब ताकुया बताता है अगर एक बच्चे की तारीफ़ कर दो, तो सब बच्चे बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। अब सब बच्चे यहाँ पे एकदम शांत हो चुके रहते हैं, समझे? और रीका देख के हैरान होती है कि ताकुया में तो बहुत दिमाग है। उसके बाद टीचर की जगह यही दोनों बच्चों को सँभाल रहे होते हैं और सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता रहता है। ताकुया को तो होम टाउन रहता है, मगर जो रीका है उसे जियोग्राफ़ी में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। वो और भी ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है। तो समझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उन लोग बच्चों को एजुकेट कर रहे होते हैं और फिर जब ये लोग घर जा रहे होते हैं, तब भी जो रीका रहती है इसके बालों की तरफ ही देख रही होती है। यहाँ पे ताकुया उसे बोल रहा होता है लेकिन ये कुछ सुन ही नहीं रही होती है। वो बोल रहा होता है कितनी अच्छी जगह है, लेकिन ये तो अभी भी सोच रही होती है कि क्या बाल है यार, एक बार अगर इस बाल को छूने का मौका मिल जाए तब तो मज़ा ही आ जाए। और सोच रही थी कि नहीं, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ताकुया जब घर आता है तो उसे उसकी बचपन की दोस्त नाव दिखती है जो वहाँ पानी पी रही थी। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उतनी देर में उसकी मॉम भी वहाँ पर बाहर निकलती है। असल में नाव को ग्लास का काम बहुत ही अच्छा लगता था। तो वो कहता है क्या तुमने ग्लास का काम छोड़ दिया? लेकिन नाव बताती है कि नहीं, मैं ग्लास का काम 3 सालों से कर रही हूँ बेवकूफ़ कहीं के। रीका भी आके देखती है कि आखिर ये कौन है और यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और ये बताता है कि ये मेरी कोवर्कर है और मैं इसी के साथ काम करता हूँ, यहाँ पे इसे घुमाने के लिए लेके आया हूँ। तो जो नाव रहती
है, उसे कह रही होती है आपसे मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो उसके सामने सर भी झुकाती है, ये देख के कहता है कि अरे वाह तुम बदल गई हो, लेकिन वो उसके बाल से खेलने लगती है और कहती है कि तुम पहले से बिल्कुल नहीं बदले हो, एकदम पहले जैसे भोंदू हो। हम दोनों बचपन से नेबर्स हैं और काफ़ी मस्ती करते हैं। रीका ये सब देख के हैरान हो जाती है कि मुझे भी उसके बाल से खेलना है यार, आखिर ये कैसे खेल सकती है, मुझे भी उसके बाल से खेलना है, बहुत ज़्यादा मेरा मन कर रहा है। बच्चों जैसे सोच रही होती मगर यहाँ पे बेबस होती है, कुछ कर नहीं सकती थी। सो जो नाव रहती है वो कहती है कि ताकुया मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और रीका मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए। तुम दोनों मेरे दोस्त, देखो ताकुया तो मेरा पहले से दोस्त है, रीका तुम भी मेरी दोस्त बन जाओ, क्योंकि मुझे भी अपनी शॉप टोक्यो में खोलनी है और उसके लिए मुझे कनेक्शन की ज़रूरत है, तो तुम दोनों मेरे अच्छे कनेक्शन बनोगे। तो यहाँ पर एक नया मोड़ आ गया है, एक नया मोड़ यानी एक नई लड़की और नया ट्विस्ट। ताकुया अपने बिल्ली से कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि वापस आने के बाद सब चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर जो रीका है वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। मुझे पता नहीं है आखिर उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, मतलब पूरे ट्रेन में आते वक्त उसने मुझसे ना बात की ना मेरी तरफ देखा। पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन फिर देखो ये क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे नापसंद करने लगी है या फिर मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इधर जो रीका रहती है वो उन पुराने मोमेंट्स को याद कर रही होती जो भी उनके बीच में हुआ था, और ये तो खुद ही कंफ्यूज रहती है आखिर ये ताकुया को क्या खुद से बताएगी, क्योंकि उसके बाल पसंद आ गए थे। इधर हमें दिखाया जाता है कि आज ऑफिस में कुछ नया टास्क मिला हुआ रहता है, तो टास्क करना रहता है। और ये जो शू रहता है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, क्योंकि ये एक मैरिड रहता है, समझो बहुत कम मैरिड मैन यहाँ पे रहते हैं, और यही सबसे ज़्यादा जोश में रहता है और सबको जोश दिला रहा होता है। तो जो हमारा शू रहता है वो यहाँ पे अपने आप को काफ़ी लकी महसूस करता है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना लेके आता था और कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, वो मेरे लिए हमेशा नया नया खाना बना के लाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। सब लोग देखते थे। इधर ताकुया और गोडो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे गोडो कहता है कि मुझे भी एक वाइफ चाहिए यार, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो मास्टर उसे पटाने के लिए। लेकिन एक बात है, जो लोग जिसे पसंद नहीं करते वो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तब ताकुया को याद आता है कि ये क्या, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, रीका भी मेरी तरफ नहीं देखती है क्या, इसका मतलब ये है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। और ये काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। गोडो यहाँ पे कहता जा रहा होता है ठीक है मास्टर अब मैं चलता हूँ, लेकिन ये तो गोडो के ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहा होता है। फिर वापस से ये घर में आता है, अपनी बिल्ली से कह रहा होता है कि गोडो ने ऐसा बोला कि जो जिसके ऊपर ध्यान नहीं देता है वो उससे नफरत करता है। क्या ये बात बिल्कुल सच है? उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि हमारा फेवरेट एम्प्लॉय आज आया नहीं था, पता नहीं उसे क्या हो गया था, और वो शू रहता है, और शू नहीं आया रहता है तो सबके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आ चुकी रहती है। आखिर शू क्यों नहीं आया है ये बात किसी को भी नहीं पता रहती है, और वही बहुत ज़्यादा काम करता था। तो यहाँ सबके ऊपर परेशानी आ चुकी रहती है, और ताकुया से वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें पता है कुछ, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैंने भी शू को नहीं देखा है, मुझे भी कुछ भी नहीं पता है कि आखिर वो क्या हो गया, वो तो हमारा बेस्ट एम्प्लॉय था, आखिर वो आज आया क्यों नहीं, ना ही उसने कुछ बोला है। और अभी भी उसे गोडू की बात याद आ रही होती है कि ये मुझे देख क्यों नहीं रही है। रीका लगता है मुझसे नफरत करती है। तब तक एक लड़का आ जाता है जिसका नाम हीडे रहता है और ये शू का बेटा रहता है। वो कहता है क्या मेरे फादर यहाँ पे आए हैं? तब सबको पता लगता है कि ना वो घर पे है ना वो यहाँ पे। तब सब काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, और ये बताता है कि कल रात मॉम डैड के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था और शायद उनका डाइवोर्स भी होने वाला है। और ये सुनने के बाद तो सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो शू और उसकी वाइफ है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपल थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए रहते हैं। तो यहाँ पे सब सोचते हैं कि हमें शू को जाकर ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक दादा भी रहते हैं जिनका नाम जॉर्ज रहता है। वो ताकुया को कहते हैं कि तुम जाओ इस बच्चे के साथ, तो इसे ढूंढो, तुम्हारा काम मैं संभाल लेता हूँ। सो अब वो जो हमारा ताकुया रहता है वो उस बच्चे के साथ जाने वाला था, क्योंकि उन्हें शू को ढूंढना रहता है और ये लोग काम भी कर रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे फादर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ईडे बहुत ज्यादा निराश होता है, रोने भी वाला रहता है कि फादर अब वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। और ताकुया उसकी मदद कर रहा होता है, कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे फादर हम इन लोग को जरूर मिल जाएंगे, चलो देखते हैं कि आखिर वो कहाँ पे हो। तो वो लोग काफ़ी जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इतनी जगह ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिल रहे होते हैं, और ये कुछ कार्ड्स रहते हैं वही उन्हें दिखा रहा होता है। थोड़ा मन बहलाने की कोशिश कर रहा होता है इस बच्चे की, ताकि ये अपने फादर को याद ना करे वरना रोने लगेगा ना। तो यहाँ वहाँ चारों तरफ देख लेते हैं, लेकिन कहीं भी शू इन्हें नहीं मिला हुआ रहता है। तब बेचारे का मुंह एकदम लटक चुका रहता है और एकदम रोने जैसा मुंह बना लेता है। सोच रहा होता है कि अब वो नहीं मिलने वाले हैं, अब मेरा क्या होगा। और फिर भी ये लोग चलते जा रहे होते हैं। तब देखता है कि ये क्या, बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा उदास है। तो वो उसे खाना खिलाने के लिए लेके जाता है और कहता है कि तुम आराम से यहाँ पे खाओ, तुम्हारे फादर हमें ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन जो हीडर रहता है उसका तो एकदम क्या बोला जाए, मुंह लटका हुआ रहता है, उसे खाया भी नहीं जा रहा होता, और कह रहा होता है कि हम लोग पिछले दिन कितनी अच्छी तरीके से फैमिली जैसे थे, और आज देखो आज ये क्या हो गया, एक ही दिन में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे फादर चले गए हैं और मॉम ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो भी मुझसे बात नहीं करी। ताकुया सोचता है कैसी मॉम है। फिर वो बच्चे को सहानुभूति देने के लिए आगे आता है और ये बच्चा एकदम रोने लगता है, कह रहा होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसके बाद शाम हो चुकी रहती है, उन्हें अभी तक नहीं मिला हुआ रहता है। तो जॉर्ज कहता है कि एक कैफ़े के बारे में बताता है जहाँ पे बहुत ही उदास लोग जाते हैं, और कहता है कि तुम वहीं पे क्यों नहीं जाके ट्राई करते हो, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें वो ज़रूर मिल जाएगा। तो ताकुया सोचता है कि अच्छा कोई ऐसा भी कैफ़े है क्या।
तो चलो हमें वहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि उस कैफ़े में हमेशा निराश लोग जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस या अनमोटिवेट रहते हैं। तो ये इसका ऑरा ही ऐसा लग रहा होता है भाई, जाके देखने से ही कैफ़े में ऐसा लग रहा होता है। यहाँ पे उसके और भी साथी आ चुके रहते हैं और कहते हैं हम लोग तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। तो हीडे को वो लोग बाहर ही रखते हैं और फिर ये लोग जाते हैं अंदर में, तो इन्हें वहाँ पे शू मिल गया रहता है। शू कहता है अच्छा तुम लोग आ गए, लगता है मैं काम पे देर हो गया, कोई बात नहीं मैं कल प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा। तो यहाँ पर ये पता नहीं क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है और फिर बार बार एक ही चीज़ को याद कर रहा होता है। एक ही चीज़ को याद कर रहा होता है, मतलब पुराना बात याद कर रहा होता है अपनी वाइफ के साथ, जो भी उसने रात में लड़ाई झगड़ा किया, और एकदम पागल सा हो गया रहता है। इसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, जैसा देख सकते हैं एकदम अजीब सा, और कह रहा होता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तो शू का एकदम पागल हो गया रहता है। वो लोग डर के मारे इसके पास नहीं आ रहे थे कि कहीं कुछ मार बार ना दे, और फिर इन धक्का देकर वहां से भाग जाता है। हीडे देखता है उसके फादर वहां से भाग रहे हैं, वो जाना चाहता था मगर वो बहुत तेज हो जाता है। और फिर इतनी देर में बाकी सब लोग भी आ चुके रहते हैं, जॉर्ज भी और सभी लोग यहाँ पे आ गए रहते हैं। वो लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं कि शू कहाँ पे चला गया। हीडे भी अपने फादर को ढूंढने के लिए जाता है और ये देखते हैं कि पेड़ पे बंदर जैसी हरकतें कर रहा है, इधर उधर उछल कूद रहा है। सो ये लोग भी जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, मगर पकड़ नहीं पा रहे होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज होता है और इनकी तो हालत ख़राब हो चुकी रहती है। इतनी देर में जो हीडे रहता है वो भी अपने फादर के पास में आ ही रहा होता है, लेकिन उसके बीच में आ चुकी रहती है रीका, और रीका ने उसे पकड़ लिया रहता है। रीका को अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है कि कैसे उनके मदर फादर के बीच में लड़ाई हुई थी और फिर डिवोर्स हो गया था, तो वो उस बच्चे को शांत करा रही थी। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये जाता है जॉर्ज के पास में, मगर जॉर्ज मारता है एक जोरदार मुक्का और शू को यहाँ पे होश आ चुका रहता है। शू शू उठना नहीं चाहता था। वो कह रहा होता है कि मैं कोई गुरिल्ला हूँ, मैं कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। और सब सोच रहे होते क्या मैरिज इतनी ज़्यादा खतरनाक है, देखो इसके साथ में क्या हो गया, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हालत हो गया, इतना ज़्यादा अच्छा इंसान था और फिर ये सब देखो क्या हो रहा है। जॉर्ज एकदम रो रहा होता है, रोने वाली हालत में होता है, लेकिन तब तक उसका बेटा हीडे वहाँ पे आ चुका रहता है और अपने फादर के जाके गले मिल जाता है। और फिर वो दोनों शांति से वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इनकी एनिवर्सरी आने वाली थी। तो शू ने प्रपोज किया था अपनी वाइफ को, लेकिन उसने उसी वक्त डाइवोर्स मांग लिया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया। और अभी ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें उसी की वजह से हुई थी, समझे। तो यहाँ पे वो एकदम पूरा पगला गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक है। अब वो अपने बेटे के साथ जा रहा होता है और सारा मैटर वहीं पे सुलटा देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज कंपनी में फिर से एक नया प्रोजेक्ट, फिर से सब जोश में, कोई जोश में नहीं रहता है भाई, सब उदास रहते हैं और कह रहे होते हैं कि कल जो हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है कि लोग जोश में रहेंगे ना, बिल्कुल भी जोश में नहीं रहते हैं। सब लोग बस अपना ऐसे ही नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं। रीका अभी भी ताकुया को इग्नोर कर रही होती है, वो तो ताकुया से बात ही नहीं कर रही होती है। ताकुया भी अपना काम कर रहा होता है, सोचता है ठीक है जाओ, नहीं बात करेगी तो मुझे कौन सा बात करना है। और फिर वो भी अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन दोनों को अपना अपना लग रहा होता है कि यार ये मुझसे बात क्यों नहीं करने आ रहा है, ये मुझसे बात क्यों नहीं करने आ रहा है। और इधर जो हमारा ताकुया रहता है वो भी सोच रहा होता है क्या मैरिज इतनी ज़्यादा खतरनाक है, और ये लोग उसे टॉन्ट मार रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम भी सोच समझ के शादी करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी बिल्कुल शू वाला हाल हो जाए और तुम ऐसे ही मारते फिरो। अब ताकुया सोच रहा होता है कि यार इतना अच्छा आदमी था, बताओ क्या हो गया है, इतना ज़्यादा डिप्रेस है क्या, इतनी ज़्यादा खतरनाक है मैरिज। अचानक से उसे मिल गई रहती है रीका, जो कि कुछ भारी सामान उठा रही थी, तो ये उसकी मदद करने के लिए चला जाता है, लेकिन उससे बात नहीं करता है। फिर यहाँ पे सोचता है कि ये अभी मुझसे दूरी बना के रखी हुई है। अचानक से रीका खुद ही उससे बात करती है कि वो सब जो कुछ भी हुआ, शू इतना ज़्यादा खुशनसीब आदमी था, बताओ अब बताओ उसका डाइवोर्स तक बात पहुंच गया, मैरिज इतनी ज़्यादा खतरनाक है। ये सोच रहा होता है कि रीका मुझसे बात कर रही है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया था और रीका के सामने तो इसकी ऐसी भी बोली नहीं निकल रही होती है। रीका ही बोलते जा रही होती है और ताकुया बस सुनते जा रहा होता है। फाइनली रात में हमें दिखाया जाता है कि घर जा रही होती है और सोच रही होती है ताकुया ने मुझसे बात क्यों नहीं की, आखिर क्या वजह हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे नफरत करता हो। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ही थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बना लिया था क्योंकि इसे ताकुया पसंद आ गया था। अब इतनी देर में नाव वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि रीका मेरी मदद करो। उसे देख के वो हैरान हो जाती है, पहले सुनती और फिर देखती है, हैरान हो जाती है कि अरे नाव आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नाव एकदम कहने लगती है कि चलो अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पे मिल गई, मुझे मेरा अपार्टमेंट ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं मेरा अपार्टमेंट कहाँ पर है। और रीका एकदम हैरान हो जाती है, क्या तुम्हें तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं मिल रहा। वो कहती कि हाँ यहाँ की गलियाँ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मैप देखती है और बोलती कि अरे यही तो है तुम्हारा अपार्टमेंट। और ये देख के नाव एकदम हैरान हो जाती है, कहती कि चलो मेरा अपार्टमेंट तुम्हारे बगल ही में है, बहुत अच्छा, और ये लो मेरा कार्ड लो, मैं मेरा ग्लास वर्कशॉप है। लेकिन ये जगह सही में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही थी क्या मुझे ताकुया को बता देना चाहिए कि नाव यहाँ पे आई है, लेकिन रुको, ये तो उसी का बचपन का दोस्त है, तो इसे तो ज़रूरी पता होगा कि वो यहाँ पे आई है, तो ना मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ताकुया सोच रहा होता है कि आखिर रीका मुझे अभी तक देख क्यों नहीं रही है। रीका सोचती है कि मुझे चल कर देखना चाहिए आखिर उसका ग्लास का वर्कशॉप कैसा रहता है। तो वो जा रही होती है ढूंढते ढूंढते विजिटिंग कार्ड में, और फिर झाँक के देखते तो यहाँ पे नाव ग्लास बना रही होती है। सो जो ग्लास बनाने का प्रोसेस होता है देखने में आसान लगता है, मगर होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोसेस बनाने में बहुत ज़्यादा एकदम हालत ख़राब हो चुकी रहती है। लेकिन जो इसकी टीचर रहती है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहती, कहती है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे ग्लास बनाना है। और उसकी टीचर
भले डांटते जा रही होती है मगर फिर भी नाव बना रही होती है। नाव ने बहुत ही अच्छा ग्लास बना दिया रहता है, मतलब पूरा शेप दे दिया रहता है, मगर फिर भी उसकी टीचर खुश नहीं रहती है। रीका वहां से जाने वाली रहती है मगर नाव ने उसे देख लिया था और कह रही होती कि अरे तुम कहाँ पे जा रही हो, चलो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आई मुझसे मिलने के लिए, और क्यों ना हम लोग मिले हैं, तो चलो हम लोग तुम्हारे घर पे पार्टी करते हैं, क्या कहती हो? रीका कहती है क्या मेरे घर पे? लेकिन मेरे घर पे कोई भी नहीं आता है। नाव कहती है लेकिन मैं आऊंगी, हम लोग खूब मिलकर बहुत ज्यादा पार्टी करेंगे और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानना चाहती हूँ, तुम्हारी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे घर पे पार्टी करने के लिए आऊंगी। अब रीका यहाँ पे उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है क्योंकि नाव ने इतने प्यार से बोला हुआ रहता है, प्यार से नहीं जबरदस्ती से बोला हुआ रहता है, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ पे नाव बहुत सारे जूसेस लेके आई रहती है। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरा कहने का क्या मतलब, बहुत सारा जूस लेके आई रहती है और बता रही होती है कि तुम्हारा ये जगह बहुत ज्यादा अच्छा है, और अपने ही आप में बोलते जा रही होती है। रीका को समझ में नहीं आ रहा होता है, सोचती कि ये लड़की बहुत ज्यादा प्यारी है, भले मैं इसे कुछ ना बोल रही हूँ लेकिन फिर भी अपने आप में बोलते जा रही है। लेकिन ये जूस बहुत ज्यादा पीती है और फिर ये अपने ग्लास के बारे में भी बता रही होती है कि तुमने इस ग्लास को देखा है, इस ग्लास में ऐसे कलर है, ये ग्लास में स्टोन्स है और इन ग्लास को मैंने बनाया है, और ये जो स्टोन्स है ये हमारे गांव में मिलते हैं। तो ये अपने बारे में बताती है कि जब ये छोटी थी तो इसे घूमना फिरना बहुत पसंद था, तो ये अपने गांव में ही ऐसे चारों तरफ घूमना फिरता करती थी, तो इसे एक सीक्रेट जगह मिली थी और इस सीक्रेट जगह में वो हमेशा जाया करती थी खेलने के लिए। और वो जगह ये इतनी अच्छी थी, मतलब नेचर इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया था और वहाँ का वातावरण भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और ये सुनने में रीका को मज़ा आ रहा होता है क्योंकि रीका को भी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, और हमारी नाव बता रही होती कि वो जगह सही में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ही मस्त जगह थी, क्या बताऊँ, जितनी भी तारीफ करूँ जगह की कम है, क्या मस्त हवा चलती थी। तो ये स्टोन्स वहीं के मैंने लाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। रीका भी सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी रहती है। और फिर नाव कह रही होती है लेकिन तो पता है मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन फिर भी उन्हें मेरा ग्लास का काम पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं क्या करूँ। तो रीका उसे मोटिवेशन देती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, आगे ऐसे ही चलते रहो। और हाँ, और क्या क्या चीज़ हुई थी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, नाव से बहुत कुछ के बारे में बता रही होती, बहुत कुछ यानी बहुत कुछ के बारे में। और रीका के दिमाग में एक ख्याल आता है कि नाव और ताकुया तो बचपन के दोस्त है ना, तो ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी होंगे। और इसी बीच में जो हमारी नाव रहती है उसने बहुत ज़्यादा पी लिया रहता है, और फिर ये पता लगता है कि कैसे। अब ये सोच रही थी कि मुझे उससे पूछना चाहिए क्या, लेकिन नहीं, मैं नहीं पूछ सकती हूँ। नाव देख रही होती कि अरे ये क्या हो गया है रीका को। रीका सोच रही थी क्या मुझे इसे बोलना चाहिए ताकुया के बारे में, कि क्या ये लोग सिर्फ दोस्त है या फिर दोस्त से भी कुछ बढ़कर है। तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। तो यहाँ पे एक बात पूछती है कि तुम दोनों मतलब बचपन से साथ में होना, तो क्या है तुम लोग का बचपन का हॉबी, ऐसे करके पूछती है। तब वो बताती है कि हाँ बचपन में मैं उसे अपनी सीक्रेट जगह पे लेके गई थी। तो एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी रहती है और मैं काफ़ी डर गई थी, मैं जा नहीं पा रही थी, लेकिन ताकुया ने मुझे हौसला दिया, उसने मुझे झुगनू ला के दिया जिससे मैंने रोना बंद कर दिया। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस दिन बहुत डांटा था लेकिन ताकुया ने उन्हें भी समझा दिया। ताकुया बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा शांति से सुलझा डालता है। और जो बड़ा वाला ताकुया है वो बिल्कुल अलग है। रीका यही बात बोलती है कि अब तो ताकुया वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि ताकुया बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। नाओ कहती है कि हाँ ताकुया चेंज तो हो चुका है, मुझे लगता है कि तुम उससे खुद ही पूछना चाहती हो, क्यों ना मैं उसे कॉल कर दूँ, तुम आके उससे खुद ही पूछ लो। यहाँ पे वो ताकुया कॉल कर देती है और ये भी बताती है कि वो रीका के घर में है, लेकिन ताकुया को रीका का घर का एड्रेस नहीं पता रहता है। तो वो पूछता है मगर ये एड्रेस बताने से मना करती है और कहती है अगर तुम्हें जानना है तो तुम खुद आ जाओ, मैं रीका के घर में हूँ और हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तो ताकुया को ये पता लग गया था कि इन दोनों ने बहुत ज्यादा जूसेस पी लिए, ये तो उलट गई रहती है। अब रीका उसे उठाने की कोशिश कर रही थी मगर अब वो उठने से तो बिल्कुल नहीं रहती, और उसने समझ लिया था कि अब ताकुया आने वाला है, तो खैर सोचने से क्या होगा, और थोड़ा सा जूस पी लेती है। ताकुया यहाँ सोच रहा था कि अब मैं उससे क्या बोलूंगा, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलती है एक अजीब सी ऑरा निकलती है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा ही, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ही इसने जूस पी लिया रहता है। अब वो को उठाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो कहती है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझे तुम ये बताओ कि आखिर उस दिन तुम मुझसे क्या कहने वाले थे और फिर तुम कह नहीं पाए। पहले ये सोचती है कि मैं ऐसा बोल दूं, लेकिन जब वो नहीं बोल पाती है तब फिर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बताओ आखिर तुम मुझसे क्या बोलना चाहते थे उस दिन, बताओ। तब तक ये कहता है अच्छा उस दिन मैं तुमसे ये बोलना चाहता था तुम्हारे साथ घूम के बहुत ही ज्यादा मजा आया। अब रीका एकदम डिप्रेशन पड़ जाती है कि मैंने क्या क्या सोच लिया था कि ये मुझसे क्या बोलने वाला है, क्या क्या होने वाला है हम दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ताकुया को कहती है कि तुम एक नंबर के बुड़बक हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, तुम्हारी वजह से पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया है। ताकुया कहता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? रीका कहती है कि नहीं मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, गुस्सा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मगर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। और फिर वो ताकुया कहता है कि हाँ मैं तुमसे एक बात अभी कहना चाहता हूँ, क्या क्या तुम मुझे डेट करोगी? ये बात वो सीधे सीधे उसे बोल देता है और वो कहती है कि तुमने ये क्या बोला, और फिर कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है कि आखिर इसने ऐसा कैसे बोल दिया कि
क्या मैं इसे डेट करूँगी या फिर नहीं डेट करूँगी। ताकुया कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब तो रीका एकदम हैरान हो जाती है, सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, कुछ भी बोल नहीं पा रही होती। और ताकुया भी सोच रहा था कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं ना बोल दिया, रुको मैं शांत रहता हूँ तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और रीका भी सोच रही होती है कि मैंने तो जूस बहुत सारा पी लिया है, एक काम करता हूँ मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी, तब इसे ऐसा लगेगा कि मैंने भी कुछ सुना नहीं। तो दोनों एकदम शांत हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो चुका रहता है। दोनों इंट्रोवर्ट ही टाइप के रहते हैं, लेकिन रीका जो थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप की रहती है, मगर हमारा ताकुया तो बहुत ही इंट्रोवर्ट रहता है, वो क्या ही बोल सकता था। अब दोनों का सर यहाँ पे घूम रहा होता है, दोनों एकदम शांत रहते हैं, दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। अब इसी दौरान रीका को याद भी आ रहा होता है अपने बचपन के बारे में, समझे, क्योंकि बचपन से इसका कोई भी दोस्त नहीं था और ये हमेशा अकेले रहती थी। तो और यहाँ ताकुया सोच रहा होता है कि मैं ऐसे शांत रहूँ, क्या किया जाए यार। दोनों के बीच में नर्वसनेस बहुत ही ज़्यादा देर के लिए बढ़ चुकी रहती है, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है और फिर चीज़ ऐसे ही चलती जा रही होती है। उसके बाद जो हमारी रीका होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरे जैसे बोरिंग पर्सन को ये क्यों डेट करेगा, क्योंकि मैं तो स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं था, बस कोई आता भी था दोस्ती करने के लिए तो मैं उससे दोस्ती नहीं करती थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बोरिंग थी, क्योंकि दूसरे लोग ही मुझसे दोस्ती ना करें, मैं हमेशा बिजी रहती थी। आखिर इसे मुझ में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो उसका एकदम पूरा सर कंफ्यूजिंग हो गया रहता है और ये अचानक से आके मुझसे बोलता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी या फिर नहीं बनूंगी, बताओ मैं इसमें क्या बोलूँ, कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। जो नाव रहती है वो जोर से खर्राटे मार रही होती है इन दोनों के बीच में। अब जो रीका रहती है वो कुछ भी नहीं, एकदम शांत, पूरा का पूरा एकदम शांत ब्लैंक, क्योंकि वो अपने मन ही में पूरा सोच रही होती है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। अब ताकू ये समझ गया रहता है कि उसने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था रीका से। और अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। दोनों बिल्कुल सेम बात सोच रहे होते हैं। सो ताकुया सोचता है कि चीज़ें ऑकवर्ड हो चुकी है और रात का 1 बज चुका रहता है, तो वो चुपचाप उठता है। रीका भी उसे कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप उठता है, नाव को वहाँ से उठाता है और वहाँ से चला जाता है, एकदम चुपके से चला जाता है। रीका अभी भी एकदम, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और उसे नींद आ जाता है और ये तो एकदम शॉक में जा रहा होता है कि पता नहीं भाई क्या हो चुका है। और वो भी एकदम पूरी तरीके से सो गई रहती है। सुबह हो गई रहती है और रीका की आंख भी अब यहाँ पर खुल गई थी और जैसे उसकी आंख खुलती तो उसे याद आता है कि रात में ताकुया ने क्या बोला था और इसने उसका जवाब भी नहीं दिया था। तो यहाँ रीका बहुत ज़्यादा शर्मा गई रहती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, कोई भी काम कर रही होती बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा रही होती है और जब जा रही होती है तब भी इसी बारे में सोच रही होती है कि मैं उससे क्या बोलूँगी ऑफिस में। लेकिन आज वो ऑफिस आया नहीं रहता है तो रीका सोचती है चलो अच्छी बात है कि वो ऑफिस आया नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें यहाँ हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसने बालों को कलर करा लिया था और आपको याद है ना कि ये कौन है, ये शू रहता है और ये कॉल लगाने की सोच रही होती है मगर कॉल नहीं लगाती है। दूसरी तरफ जो ताकुया रहता है वो भी यही सोच रहा होता है कि मैं कितना गधा हूँ, मुझे लड़कियों से बात करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं और मैंने रीका से क्या बोल दिया। उसकी बिल्ली उसी की तरफ देख रही थी, तभी अपनी बिल्ली से कहता है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो यार, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, मुझे बात करनी नहीं आती है तो आखिर मैं क्या करूँ, मैंने सब गड़बड़ कर दी, मुझे उनसे ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अब मैं उसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कामा चैन में क्या करूँ, कामा उसकी बिल्ली का नाम रहता है। तब बेल बजता है तो उसे लगता है कि रीका आई है, मगर ये तो गोडू रहता है हमारा, मतलब गोंडा। तो गोंडा यहाँ पे आया रहता है, मास्टर क्या हाल है आपका, आप ठीक तो है ना, आज आपने डे ऑफ ले लिया। और वो कहता है कि देखो मुझे अपना मास्टर मत बुलाओ, मैं तुम्हारा मास्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जो गोंडा रहता है वो तो यहाँ पे किसी और ही चीज़ के बारे में बात करने के लिए आया था। कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़, ये है डेटिंग ऐप और मैं इसी पे ढूंढ रहा हूँ। तब ये सुन के ताकुया हैरान हो जाता है, कहता है कि आखिर ये क्या होता है डेटिंग ऐप। तब वो डेटिंग ऐप के बारे में बताता है कि इससे आपको बहुत सारे मतलब मैचेस मिलेंगे और मुझे भी बहुत दिन के बाद एक मैच मिला है, चलिए मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। सो गोंडा ने अपनी ये वाली तस्वीर लगाई थी, इसने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, लगभग 60,000 येन इस फोटो के ऊपर ताकि ये अच्छा दिख सके। ताकुया कहता है कि इतना पैसा। तब गोंडा कहता है कि देखिए मुझे शादी करनी है और शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भले इसके लिए कितने पैसे खर्च हो जाए, लेकिन मैं अब और ज़्यादा अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। ताकुया कहता है लेकिन तुम तो कौमिया को पसंद करते थे ना। गोंडा कहता है कि अगर कौमिया नहीं आने वाली है, मुझे उससे बात करने में शर्म आती है और मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके लायक भी हूँ, तो मैं हमेशा कुंवारा थोड़े न रहने वाला हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए यार, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। और वैसे भी आजकल के यूथ तो ऐसे ही कर रहे हैं, लोग डेटिंग ऐप्स पर ही ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को। और हाँ, और हमारे जो ऑफिस उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया है और वो लोग भी ऐसे ही करके शादी कर रहे हैं, तो मुझे भी करनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आजकल के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं और इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ और बहुत सारे ग्रुप भी बने हुए हैं। पता है, पिछली बार तो मैं एक लड़की से मिलने के लिए गया था लेकिन उसने कहा कि मेरे ऊपर भूत का साया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। खैर इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज मैं एक और से मिलने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ है और कम्युनिटीज़ में से एक ने आज मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था, तो ये यूनिफॉर्म देखकर वो मुझे पहचान जाएगी। मैं उसका चेहरा नहीं जानता हूँ क्योंकि उसने अपने प्रोफाइल फ़ोटो पे ऐसे मास्क लगाया हुआ है, तो मुझे नहीं पता है कि वो कौन है। तो वो मिलने के लिए चला जाता है। तब यह सोच रहा था कि आजकल का ये नया जनरेशन तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ यार, मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं
अब किसी और को संभाल सकूँ, खुद को तो संभाल ही नहीं पाता हूँ। तो यही बात वो सोच रहा होता है और जो हमारा गोंडा रहता है वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। सोचता है गोंडा की लाइफ़ आसान है, तब तक वो लड़की आ गई रहती है। और ये लोग अजीब सा डांस करते हैं जो कि देखने में बहुत अजीब लगता है। इस लड़की का नाम रहता है काओरी और जब ये अपना मास्क हटाती है तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। तो गोंडा कहता है तुमने प्रोफ़ाइल फ़ोटो पे ऐसे, तब ये बोलती है कि सब चीज़ हमें नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए, और देखो मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आ गई। उसके बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। इधर-उधर जाते हैं घूमने के लिए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। गोंडा अपना चार्म दिखा रहा होता है और काओरी को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। सो इसके बाद अब रात हो चुकी रहती है। वो कहती है कि मुझे दूसरी तरफ जाना है, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया आज टाइम स्पेंड करने के लिए। लो, क्या तुम नंबर एक्सचेंज करना चाहोगे? तो गोंडा तुरंत ही नंबर एक्सचेंज भी कर लेता है। और फिर जो कावरी कह रहती है, उसे पैसे भी दे रही होती है, आज जितना भी उसने खर्च किया रहता है गोंडा ने, तो गोंडा मना कर देता है, कहता है कि तुम्हें पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो कावरी चली जाती है। और फिर यहाँ पर ये घर जाके कॉल पे भी बात कर रहा होता है उससे बहुत देर तक। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा ताकुया यहाँ पे साफ-सफाई कर रहा होता है, तब गोंडा उसे आके बताता है अपनी रात के बारे में कि कैसा उसका पहला डेट गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया। ताकुया सुन रहा होता है उसकी सारी बातें और ये बताता है कि कावरी सचमुच कितनी बड़ी, हम लोग ने रात भर पूरा बात किया है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। तब तक वो ये कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी फैसले पे नहीं आना चाहिए, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि वो किस तरीके की लेडी है। अब ये लोग आगे रहते हैं खाने के लिए और ताकुया कहता है कि तुम्हें पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मैं सीधे शादी करूंगा। ताकुया समझा रहा होता है कि देखो ये सब मैटर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुमने अभी अभी देखा था ना क्या हुआ था हमारे ऑफिस में ही, और तुम होगी। मगर गोंडा समझने को तैयार ही नहीं था। तब ताकुया उससे पूछता है कि आखिर यार तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है शादी करने की? आखिर ऐसा क्या बात है कि तुम शादी इतनी जल्दी करना चाहते हो? तब गोंडा बताता है कि जब मैं छोटा था, तो बात ऐसी थी कि हम लोग काफ़ी गरीब थे, तो मेरे मॉम-डैड के बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, तो मुझे वो प्यार मिल नहीं पाया जो कि एक बच्चे को मिलना चाहिए, और मैं इसी प्रकार से बड़ा होता गया। लेकिन आपको तो पता ही कि मैं कितना ज़्यादा मोटा हूँ और बड़ा होता गया, तो मुझे भी कोई ऐसा पार्टनर मिला नहीं, इसलिए अब मुझे चाहिए। अब मुझे एकदम चाहिए। भले कोई भी मिले, लेकिन अब मुझे चाहिए, कोई ऐसी-वैसे नहीं, कोई बढ़िया ही टाइप का मिले तो मुझे वो चाहिए। ताकुया उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो काओरी के बारे में बता रहा होता है कि काओरी कितनी ज़्यादा स्पेशल है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बचपन से ही काफ़ी रोमांटिक टाइप का हूँ। ताकुया हँसने लगता है, कहता है देखने से तो तुम्हें लगता नहीं कि तुम रोमांटिक हो। उसके बाद गोंडा जाता है और सीधे यहाँ पे काओरी से कह देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एकदम डायरेक्ट प्रपोज़ल रहता है। उसकी ये बात सुन के जो काओरी रहती है वो थोड़ी-सी अचंभव हो जाती है भाई, सोच नहीं पाती कि बताओ ये मोटा बताओ सीधे डायरेक्टली बोल रहा है, प्रपोज़ कर रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो थोड़ा रुक जाती है और फिर अपना सर पकड़ के कहती है कि रुको, मुझे तुम्हें किसी जगह पे लेके चलना है। गोंडा सोचता है कि अबे इतनी रात में कौन जगह, एक ही जगह हो सकती है। तो यहाँ पे पता नहीं ये क्यों इतनी ज़्यादा डरी हुई लग रही होती है। फिर वो उसे डे केयर सेंटर में लेके जाती है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि काउरी का तो एक छोटा-सा बेबी भी है और बेबी को देख के गोंडा का तो हालत खराब हो गया रहता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है। तब काउरी बताती है कि मैं इसकी सिंगल मदर हूँ और इसके आगे का डिसीज़न तुम्हारा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, तुम्हारे साथ रह के और बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर इसके आगे तुम बात नहीं करना चाहते हो तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। काउरी उसे साफ-साफ बोल देती है और जो गोंडा रहता है वो एकदम हक्का-बक्का रह जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये सारी बात आके वो ताकुया को बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? लेकिन जो काउरी है वो सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर क्या था? अब कुछ कर नहीं सकता था, जाता है बैंक में पैसा देखता है तो इतना ज़्यादा पैसा तो उसका रहता नहीं है कि वो एक बच्चे को भी सँभाल सके। और सब लोग देख रहे होते हैं कि ऑफिस में इतना ज़्यादा टेंस क्यों लग रहा है। उसके बाद ये फिर से कावरी को मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि उस दिन से कावरी इससे मिलने के लिए नहीं आई थी। कावरी इसका मैसेज देखती है। फिर फाइनली ये यहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो आ जाएगी। तो ये पूरा पैसा चेक कर रहा होता है, लेकिन अभी भी इसके पास पैसे नहीं रहते हैं और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कावरी का, कि कब कावरी यहाँ पे आएगी, लेकिन कावरी तो यहाँ पे आ ही नहीं रही होती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देर भी हो गई रहती है। और ये जानता था कि इतने ज़्यादा पैसे काफ़ी नहीं रहेंगे एक बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो गई रहती है हमारे गोंडा को। वो इंतज़ार कर रहा होता है, भाई अभी तक नहीं आई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। एक लड़की आती है जिसका नाम इचिका रहता है। इचिका कह रही होती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ और कावरी को थोड़ा-सा काम आ गया था, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। उसने आपका मैसेज देखा था, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहती थी। आपको पता ही है कि उसका एक बेबी है। वैसे क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं? गोंडा कहता है कि नहीं, बात वो नहीं है और फिर वो उसका पासबुक देखती है तो समझ चुकी रहती है कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई पासबुक क्यों लेके घूमेगा, बात वही रहती है। तो यहाँ पे इचिका और गोंडा दोनों बात कर रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है गोंडा बहुत ही ज़्यादा निराश रहता है, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ताकुया के पास आता है, कहता है कि अब मुझे मैरिज वाली कोई भी बात नहीं करनी है, मुझे काफ़ी दुःख हो रहा है। कावरी ने मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया होगा, लेकिन मैंने उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं उस बच्चे को भी सँभाल सकता हूँ, मैं तो खुद को भी नहीं सँभाल सकता हूँ। ये सुनने पर ताकुया कह रहा होता है कि रो मत, अब अपने आँसू पोंछ लो। लेकिन यहाँ पे गोंडा की आँख से आँसू निकल रहे होते हैं। ताकुया सोचता है कि जितनी जल्दी ये आँख से आँसू निकाल रहा है भाई, मैंने तो रीका के लिए अभी तक आँख से आँसू निकाला भी नहीं। इसका मतलब गोंडा का प्यार बड़ा सच्चा है और ताकुया बड़ा नकली प्यार करता है, रीका के लिए एक बार भी नहीं रोया है। दूसरी तरफ
हमें दिखाया जाता है कि ये फ़ोटोज़ को डिलीट करने के लिए जा रही होती है, मगर फ़ोटोज़ को डिलीट नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब ट्विस्ट अभी भी बाकी है। सोच रही होती कि क्या मुझे ताकुया को कॉल करना चाहिए या फिर कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले दिन के एम्बैरेसमेंट के बाद तो भाई इसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। सोच रही होती कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने पिछले दिन क्या कर दिया था उसके साथ में, मुझे इतना ज़्यादा जूस नहीं पीना चाहिए था। क्या करूँ, उतनी देर में नाम आ चुकी रहती है और कहती है कि कल की इनकन्वीनियंस के लिए मुझे माफ़ कर देना। और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ। ये लो मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। रीका कहती कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नाव कहती कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और रीका सोच रही होती कि मैं डिसीजन लेने में बहुत कच्ची हूँ, मुझे ताकुया कॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे बता दूँ कि आखिर क्या क्या हुआ था, क्योंकि नाव को तो कुछ याद नहीं है। तब इसे इसकी मॉम की बात याद आती है कि तुम इंडिपेंडेंट हो और तुम्हें अपना फैसला खुद ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे अभी भी ये सोच रही होती कि मैं कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उतनी देर में नाव कहती कि क्या तुम मेरे साथ ग्लास मेकिंग का काम करना चाहती हो? अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें फ्री में करवा सकती हूँ, तुम्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस थोड़े से मजे कर लेना और तुम्हें अच्छा भी लगेगा ग्लास मेकिंग करके। नाव की ये बात सुन के रीका सोच रही होती है कि क्या मुझे ये करना चाहिए। तो वो अगले दिन उसके शॉप पे चली जाती है जहाँ आज ये ग्लास बनाने वाली थी। तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो ओनर रहती है नाव की, वो भी वहीं पे रहती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दिखने में खड़ूस है मगर खड़ूस नहीं, बिल्कुल चिल है, समझे। तो ये ग्लास देख रही होती है और सोचती कि ये ग्लास कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अभी भी उसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है, क्या मुझे ताकुया कॉल करना चाहिए पिछली रात के एम्बैरेसेंट मोमेंट के बाद या फिर नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये कहती है कि चलो हम लोग साथ मिलकर ग्लास बनाते हैं। तो ग्लास बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, भले देखने में आसान लग रहा होता है मगर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रीका सोच रही थी कि आखिर नाव किस तरीके से इस ग्लास को बना पा रही है और बनाने में तो एकदम इसकी हालत खराब हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो ये तो बार बार पानी पी रही होती है, लेकिन सोचती कि ये नाव कैसे कर ले रही है भाई। उसके बाद नाव से कहती है कि देखो इसे ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से ग्लास को शेप देना है। तो उसे शेप दे रही होती है और फिर बहुत ज़्यादा थकावट जैसा महसूस हो रहा होता है। सोच रही होती है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। और फिर उसकी बॉस इसके लिए पानी भी लाती है। सोच रही कि यार ये लोग इतनी गर्मी में काम कैसे करते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसे बचपन की सीन याद आ जाता है जहाँ पे ये बचपन में कभी भी खुद से डिसीजन नहीं लिया करती थी, इसकी मम्मी इसके लिए सारा डिसीजन लिया करती थी। ये तो बस बचपन में ऐसे ही मैप्स को देखा करती थी और अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती थी, पूरी की पूरी एकदम इंट्रोवर्ट आप कह सकते हैं, जो ओरिजिनल वाला इंट्रोवर्ट रहता है। लेकिन एक दिन इसकी मॉम ने इससे कहा था कि तुम्हें अपने डिसीजन खुद से लेने चाहिए, लेकिन उस दिन उसे समझ नहीं आया था कि अब डिसीजन कैसे लें, इसलिए कभी भी अच्छी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाती है और बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि क्या करना चाहिए यार, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए या फिर कॉल नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ो, इसका ग्लास बेकार बना हुआ रहता है मगर वो लोग कह रहे होते कि नहीं नहीं, फर्स्ट ट्राई में तुमने ग्लास को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया है। रीका सोच रही होती है कि हाँ यार मैं क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। नाव कहती है कि तुम इस ग्लास को ले क्यों नहीं जाती। उसकी बॉस भी कहती है कि हाँ तुम इस ग्लास को अपने साथ ले जाओ, वैसे ये ग्लास पहली बार में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना है। नाव कहती है कि अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। और फिर यहाँ पे काम खत्म कर लेने के बाद अब वो चली जाती है। लेकिन जाते जाते यहाँ पे वो अपना मोबाइल चेक करती है जहाँ पे इसकी मॉम का इसे मैसेज आया हुआ रहता है और इसकी मॉम इससे मिलना चाहती थी। कहती है कि अगले संडे की इवनिंग में मिलना अच्छा रहेगा। अब ये सुन के ये हैरान हो जाती है क्योंकि इसकी जो मॉम है ये इसकी बिल्कुल अपोजिट है, वो एकदम बोल्ड और कॉन्फिडेंट टाइप की वुमेन है। और ये सोच रही होती कि मॉम मुझसे क्यों मिलना चाहती है, यार कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, तो अब यहाँ पर ये रेडी हो रही होती है क्योंकि इसे अपनी मॉम से मिलना था और बहुत सालों के बाद ये मॉम से मिल रही होती है। तो पूरा रेडी हो गई रहती है और घर से निकल जाती है। लेकिन घर से निकलते ही चप्पल निकल जाता है। यहाँ पे कॉल आ रहा था ताकुया का, लेकिन मोबाइल साइलेंट पे था इसलिए वो नहीं देख पाती कि किसी का कॉल भी आया। और यहाँ काफ़ी हैरान थी कि मॉम क्यों मिलना चाहती है मुझसे। जब तक ये सोच ही रही होती है अपनी मॉम के बारे में, उतनी देर में जो इसकी मॉम रहती है वो यहाँ पे आ गई रहती है और उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की रहती है रीका के लिए। और कहती है कि क्या तुम इस कैफ़े में रोज़ आती हो? तब वो कहती कि हाँ, लेकिन उसने झूठ बोला था, वो कैफ़े में पहली बार आई थी यहाँ वाले। उसकी मॉम कहती कि बात तुम्हारा चॉइस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चलो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ। तो यहाँ पर इंडियन मॉम की तरह ये भी बाहरी में कपड़े ऐसे करना शुरू करती है और कहती है कि हाँ देखो एकदम तुम्हारे साइज़ का ये कपड़ा आ रहा है। रीका तो बहुत ज़्यादा शर्मा गई रहती है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग भी उसे देख रहे होते हैं मगर सोचती है कि मेरी मॉम बिल्कुल ऐसे ही है, जो अच्छा लगता है वो वही करती है, वो किसी की बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तब उसकी मॉम कहती कि तुम जिस कंपनी में हो मैंने सुना है कि वो तुमसे ज़्यादा काम करवाते हैं और पैसे भी कम देते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दूसरे कंपनी में बात कर सकती हूँ। लेकिन रीका कहती है कि नहीं 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 मॉम, मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरा कंपनी ठीक है, मुझे वहाँ पे काम करने में मज़ा आता है। उसके बाद उसकी मॉम डायरेक्टली उससे पूछती है कि और तुम्हारे मैरिज का क्या, क्या तुम्हें कोई पसंद आया या फिर नहीं आया है। रीका कहती है कि अरे नहीं, अभी मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। और रीका सोच रही होती है कि मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। तब उसकी मॉम कहती है कि देखो मैंने तो मैरिज में गलत फैसला ले लिया था जिसकी वजह से मुझे तुम्हें अकेले पालना पड़ा था, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं उस बंदे से ज़रूर मिलना चाहूँगी। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। तब वो कहती है कि अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है,
खैर इसके बाद उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अब रीका की मॉम जो रहती है भाई, मैं बता दूँ कि ये थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्ट टाइप की रहती है बहुत ही ज़्यादा, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इसके बारे में क्या सोचता है, कोई इसके बारे में क्या करता है। ये तो अपना मस्त आराम से फ़ोटो ले रही होती है, कैफ़े का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और शायद वो रीका का टेस्ट भी यहाँ पे कुछ ले रही होती है, जो कि रीका को यहाँ नहीं पता रहता है कि उसकी मॉम उससे ले रही है। आगे वो उससे और भी तरह तरीके के सवाल पूछने लगती है और कहती है कि देखो, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आए, इसीलिए जो भी होगा मैं तुम्हारे डिसीज़न्स लूँगी। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़न है, तो तुम अकेले नहीं ले सकती। और वो भी सोच रही होती कि हाँ, ये नहीं लेने। तो यहाँ पे कॉल आ रहा होता है, ताकुया कॉल कर रहा होता है, मगर वो कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि फ़ोन साइलेंट पे था और ताकुया सोच रहा होता है कि यार मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, कहीं मैंने पिछली रात कुछ गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया था। मैंने उससे कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। शायद वो मुझे पसंद नहीं करती है, या फिर मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रही है, क्या होगा। और बहुत ज़्यादा ही सोच रहा होता है बेचारा, एक तो ऐसे ही इंट्रोवर्ट रहता है, ऊपर से इसकी हालत देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है। अब ऐसे ही क्या होता है कि कॉल पिक होता है और ये कॉल इसकी बिल्ली के डेंटिस्ट का होता है कि चेकअप कराने के लिए आइएगा। अब यहाँ पे रीका की मॉम जाने लगती है और कहती है कि तुम अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखना, और मुझे पता है तुम अपने सारे डिसीजंस अच्छी तरीके से ले सकती हो, ठीक है, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो। रीका कहती है कि जी मॉम। और यहाँ पे ये कॉल पे किसी से बात कर रही थी और कहती है कि तुमने कहा था कि वो मैरिज करने वाली है, लेकिन उसने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आखिर कौन है ये बंदा जो इसकी मॉम को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और बाद में ये देखती कि ये क्या, ताकुया का मैसेज आया था और कॉल भी आया है, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं उसके कॉल को देख नहीं पाई क्योंकि मैं मॉम के साथ थी और साथ ही साथ मेरा मोबाइल भी साइलेंट मोड पे था। मैं क्या करूँ, डिसीजन लेने में मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाथ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मुझे क्या करना चाहिए, रिटर्न कॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तभी इसकी मॉम की बात याद आती है कि तुम कॉन्फिडेंस हो और तुम अपना डिसीजन खुद से ले सकती हो, तो इसमें शर्माने की कोई भी बात नहीं है, तुम्हें अपना असली रूप दिखाना चाहिए सभी लोगों को। तो अब ये एकदम ट्रेन में जा रही होती है और सोचती है कि आज तो मैं उस ताकुया को बोल के ही रहूंगी, मैं उसे दिखाऊंगी कि वो जैसा मुझे समझता है मैं वैसी इंट्रोवर्ट टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ, और उसे तो आज मैं प्रपोज करके ही रहूंगी। तो पूरा कॉन्फिडेंस में रहती है, लेकिन चेहरा पे दिख रहा होता है। और पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे ने इसे प्रपोज किया था, वो मैसेज कर रहा था, ठीक है, स्कूल का टाइम का बात रहता है, लेकिन इसने सोचा था कि कोई इसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर चली जाती थी स्कूल से। और वो बंदा बार बार इसे मैसेज करके परेशान कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन ये क्या काम करती है कि भाई ये 3 दिन तक स्कूल जाती ही नहीं है, समझे, मतलब 3 दिन ऐसे ही घर में बिता देती है। और फिर उस बंदे का मैसेज और कॉल आना ही बंद हो गया था। जिस दिन स्कूल में पहुंचती है तो पता लगता है वो जो बंदा था वो सचमुच प्रैंक नहीं कर रहा था, वो उसे मैसेज कर रहा था। और 3 दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि वो इंतजार कर रहा था रीका का, लेकिन वो आई ही नहीं थी। और अब यहाँ पे इसके सामने आ गई है ताकुया वाली सिचुएशन और सोच रही थी कि आखिर ये ताकुया यार मुझे पसंद क्यों करता है, मुझ में ऐसी खास बात क्या है, मुझ में तो ऐसी कुछ भी खास बात नहीं है, मैं तो बहुत ही शांत और इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। अब वो जाती है उसके घर, वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रीका कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, समझे, और मैं तुमसे ये बोलने के लिए आई हूँ कि हमें डेट पे चलना है, ठीक है, जब तुम फ्री रहोगे उस दिन हमें डेट पे चलना है। ये सुन के तो ताकुया के होश उड़ जाते हैं और कहता है कि अरे भाई ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में क्या बोल रही है। रीका उससे कहती है कि जिस दिन भी तुम फ्री रहो आ जाना डेट पे, और हाँ मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद वो चली जाती है और ये तो एकदम होश खो बैठता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि आ चुका रहता है डेट के लिए, और पता नहीं इसने वाटर पार्क चुना हुआ रहता है रीका ने। तो ताकुया आता है और सोच रहा होता है कि कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं कुछ और बात तो नहीं ना है, पता नहीं यार क्या बात है। और इसने लेदर वाले शूज़ भी पहने हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि वो पीछे से आ जाती है और देख लेती है कि इसने लेदर वाले शूज़ पहने हुए रहते हैं। तो वो कहती है कि आखिर तुमने लेदर वाले शूज़ क्यों पहने, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तभी पहनना, वरना मत पहनना। लेकिन ये कहता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं। तो मैं बता दूं कि रीका ने इसे यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि ये उसे अपना ओरिजिनल साइड दिखाना चाहती है। ये दिखाना चाहती है ताकुया को कि मैं कितनी ज़्यादा बोरिंग हूँ और मुझे सिर्फ मैप्स पसंद है, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम मुझे छोड़ दो, हम लोग ये एक्टिंग यहीं पे छोड़ देते हैं, ऐसा वो सोच रही होती है, इसलिए लाई होती है। और ये अजीब अजीब एक्टिंग कर रही होती है, मतलब अपना ओरिजिनल रूप दिखा रही होती है। और ये देख के ताकुया भी हैरान रहता है कि कल तो ये गुस्से में थी लेकिन आज ये बड़े अजीब मूड में लग रही है, इसने डेट के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी, और आज तो इसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है। मगर ताकुया को ये सब पसंद आता है, अच्छा लग रहा होता है उसे। वो पूछता है तुमने ये जगह क्यों चुनी, ये वाटर जगह। तब वो बोलती है कि बचपन में एक शो आया करता था, उस शो में जो एंकर था वो अलग अलग जगह पे जाया करता था और दिखाता था अपनी हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं उन सारी जगह पे रोज़ जाना चाहती थी, इसलिए मैंने इस जगह को चुना। और भी बहुत सारी ऐसी जगह है। ये सुन के ताकुया खुश हो जाता है और कहता है कि ओ उस शो के बारे में बात करी, वो मेरा भी फेवरेट शो था और मैं भी यहाँ पे आना चाहता था। मैं भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं गया हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे आके। ये सुन के रीका हैरान हो जाती है और सोच रही होती कि क्या इसका मतलब ये इंप्रेस हो गया। नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना है, मुझे इसे ऐसे दिखाना है कि मेरा ओरिजिनल साइड क्या, और फिर ये मुझसे बोर हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। तो रीका यही सोच रही होती है। फिर ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है।
तो वो तो इसे एकदम अकेले छोड़ के जा रही होती है, घूमते जा रही होती है, और ये एकदम दुम हिलाते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। मतलब वो अच्छा लग रहा होता है उसे रीका को देख के कि रीका एंजॉय कर रही है, और रीका सोच रही होती है कि पक्का ये बोर हो रहा होगा, लेकिन वो बोर नहीं हो रहा था, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन रीका का यहाँ पे अपना अलग ही सोच रहता है, ठीक है। सो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग और भी ज़्यादा आगे जाते हैं, वो तो आगे बढ़ रही होती है, और जब भी ये कुछ बोलता है उससे पहले ही वो उठ के उस जगह से जाने लगती है। फिर ताकुया भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। बाद में उसे भूख लग चुकी रहती है, बहुत ही ज़ोरों की यहाँ पे भूख लग गई थी। तो वो कहती कि ये लो, मैं कुछ खाने के लिए भी लेके आई हूँ। तो खाते भी हैं तो दोनों अलग अलग खा रहे होते हैं। पता नहीं रीका उससे भाग रही होती है, दिखाना चाहती है कि मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो खाता है, बड़ा टेस्टी लगता है भाई खाना, थोड़ा सा मिलता है तो बढ़िया है। फिर आगे चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक्सप्लोर कर रही होती है इस जगह को, मज़ा आ रहा होता है, बहुत सारी रिवर्स रहती है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल वाली जगह रहती है। तो ये पहुंच गई रहती है एक बहुत ही मस्त नदी के पास में, जहाँ से हिस्ट्री का बहुत ही लंबा ताल्लुकात है, ठीक है। और यहाँ पे पहुँच के वो एकदम इमेजिनेशन में अपनी खो जाती है। इंट्रोवर्ट्स इमेजिनेशन करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो वही चीज़ ये इमेजिनेशन कर रही होती है कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते थे और क्या क्या होता था। तो वही कमाल का सिनेरियो यहाँ पर ये सोच रही होती है कि कितना ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। इसी सिनेरियो के बीच में क्या होता है कि ताकुया यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम बोर हो जाओगे और यहाँ से चले जाओगे, लेकिन तुम अभी तक यहाँ पे हो। ताकुया कहता है कि नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम ऐसे देख के कि तुम इतनी ज़्यादा खुश हो। तब रीका उसे सच बता देती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम किस टाइप के बंदे हो, मैं तुम्हें छोड़ के इधर उधर भाग रही हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। ताकुया कहता है कि अरे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि तुम इंजॉय कर रही हो। तब वो उसे बात सच सच बताती है कि देखो, मेरा यही ओरिजिनल साइड है, तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और ना ही तुम्हें कभी पसंद कर सकती हूँ। तुम मुझे क्यों पसंद करते हो यार, मैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप की इंसान हूँ, मैं दिन भर मैप्स देखते रहती हूँ, काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, ना मुझे पार्टी करने आता है, ना कुछ भी करने आता है। आखिर तुम मेरे साथ में क्यों हो, तुम्हें तो मेरे साथ में नहीं रहना चाहिए ताकुया। तुम समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं अपनी ही दुनिया में खोई हुई रहती हूँ, और अगर हमारे बीच में कुछ है भी तो वो बस एक्टिंग है और कुछ भी नहीं है। तो मैं बस इसी बात के लिए आज तुम्हें यहाँ पर डेट के लिए बुलाया था। तो ये बस डेट मैंने नाम का रखा था, ये कोई असल में डेट नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें दिखाना चाहती थी मेरी असलियत क्या है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बात ये है, और ये मेरा ओरिजिनल साइड है, और शायद तुम भी अब मुझे पसंद नहीं करते होगे मेरा ओरिजिनल साइड देख के। मुझे डर लगता है, बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है, और इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें बताना चाहती थी। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अब ये सब सोच के उसका एकदम दिल भारी भारी हो रहा होता है, ठीक है। ये सोच रही होती कि मैं ऐसे तो अपनी इमोशंस बहा देती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं अपनी इमोशंस बाहर क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ। इसे रोना आ रहा होता है बहुत ज़्यादा रीका को, लेकिन वो रो नहीं पा रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारा ताकुया रहता है वो भी चुप रहता है और ये भी चुप रहती है। दोनों के बीच में बहुत ही ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है, और ताकुया सोच रहा था कि मैं हर चीज़ को हमेशा हाँ हाँ कह देता हूँ और हर बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं इसे नहीं जाने दे सकता हूँ। मैं हर चीज़ को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। तो दोनों के बीच में इतना ज़्यादा ऑकवर्ड सा साइलेंस रहता है। जो रीका रहती है वो जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उतनी देर में ताकुया उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ज़रा मेरी बात सुनो। और जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है, दोनों धीरे धीरे करके और क्लोज आ जाते हैं। दोनों के बीच में यहाँ पे कोई बात नहीं होती, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, बस आंखों में ही देखते जा रहे होते हैं। और फिर टोपी गिर जाती है, और इसके बाद का तो आपको पता है, एक जोरदार किस हो जाता है। पहली बार आखिरकार दोनों ने ये कर ही दिखाया, पहली बार सीरीज में हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे दोनों की आंख खुलती है, दोनों काफ़ी शर्मशार हो जाते हैं, और रीका सोच रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, आखिर ये सब कैसे हो गया, मुझे ये सब नहीं करना था। और ताकुया भी बहुत ज़्यादा शर्मा चुका रहता है। तब रीका कहती कि देखो, हमारे बीच में ये सब जो भी हुआ, ठीक है, हम लोग कोई दोस्त नहीं और ना ही लवर्स, हम लोग बस एक्टिंग कर रहे थे, और ये सब अभी जो भी हुआ वो सब, मैं क्या बोलूँ, ये सब कुछ नहीं, तुम इन सभी चीज़ों के बारे में भूल जाना, ठीक है, ये सब बस हार्मोन्स की गलती है और कुछ भी नहीं। तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे वो उसे ज्ञान देने लगती है और कहती है कि मैंने ये डेट ऐसे ही सिंपली प्लान की थी ताकि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखा सकूँ। ये लो गाइड, मैं चलती हूँ घर, तुम अपना ख्याल रख लेना, ठीक है। और यही कहने के बाद वो घर चली जाती है, ठीक है। घर में जाने के बाद एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और सोचती कि अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया यार, मैंने किस कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ज्वालामुखी फट रहे होते हैं, इधर उधर फट रहा होता है भाई, दिमाग में एकदम घोड़े दौड़ रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मैंने क्या किया। अब अगले दिन जब ये लोग मिलते हैं एक दूसरे से ऑफिस में, तब बात ही नहीं कर पाते हैं, बार बार किसिंग वाला सीन याद आ रहा होता है दोनों का। दोनों एक दूसरे का बस चेहरा ही ताकते जा रहे होते हैं। फिर बहुत मुश्किल के बाद गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब इतने देर में क्या होता है, जो हमारा गोडा रहता है वो इनके बीच में आ जाता है और कहता है कि ओए एक्सक्यूज मी गाइज, मैंने तुम लोग को इंटरप्ट तो नहीं ना किया। उसके बाद ये लोग आराम से ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं, और जब भी काम रहता है दोनों एक दूसरे की तरफ जब देख रहे होते हैं तो भाई बात ही नहीं कर पा रहे होते, बार बार किसिंग वाला सीन याद आ जा रहा होता है और एक दूसरे से नजरें छुपा रहे होते हैं। तो
ये चीज़ मैनेजर देख लेती है और मैनेजर को शायद इसके बारे में पता भी रहता है, इसलिए वो दोनों को कहती है कि तुम दोनों, क्या तुम दोनों 1 मिनट के लिए खाली हो, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। तो मैनेजर ने इन दोनों को एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा रहता है। असल में इनकी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है जिसमें वो दिखाना चाहती है कि जो मैरिड कपल्स है हमारे यहाँ काम करते हैं वो लोग कितनी अच्छी तरीके से रहते हैं। तो इन दोनों को उसी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि कैसे ये लोग घर में टाइम स्पेंड करते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में नहीं लिखना पड़ेगा जो तुम लोग सोच रहे हो, बस ऐसे ही दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और इसीलिए ये कह रही होती है कि तुम दोनों से अच्छा अभी मैरिड कपल यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो तुम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे लिख सकते हो। बाद में जब ये लोग होटल में जाते हैं तब रीका कहती है कि उन्हें लगता है कोई गलत फहमी हो रही है, हम लोग एक घर में थोड़े ना रहते हैं। लेकिन फिर ताकुया कहता है हो सकता है कि ये सब कोई साजिश हो सकता है कि वो लोग जाल बिछा रहे हो और जानना चाहते हो कि कहीं हम लोग एक्टिंग तो नहीं ना कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सुमो रेसलिंग की तरह, अगर एक गलत चाल तो हम लोग यहाँ पर हार जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो रीका तो डिसाइड नहीं कर पा रही होती, मगर ताकुया कहता है कि चलो हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं, मतलब हम लोग रहेंगे दोनों साथ में, एक ही घर में रहेंगे। रीका कहती है कि मेरे अपार्टमेंट में तो ये नहीं हो पाएगा, मुझे तुम्हारे ही अपार्टमेंट में आके रहना पड़ेगा। ताकुया इसके लिए मान जाता है, कहता है कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी अगर सबको पता लग गया कि ये दोनों का फेक मैरिज है या फेक कपल ही लोग, तो इन लोग में से भी किसी को अलास्का जाना पड़ सकता है, इसलिए भाई ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। और फिर वो पूछ रही होती तुम्हारी बिल्ली को कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी। वो कहता है कि अरे बिल्लौटे को मेरा क्या प्रॉब्लम होगा। बाद में ये तो यहाँ अकेले हाइकिंग के लिए आ गई रहती है और सोच रही होती है कि मैंने आज तक कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही, मैं बहुत ज़्यादा घूमने वाली पर्सन हूँ, लेकिन अकेले घूमना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ घंटों तक ऐसे खड़े रह के स्टोन को देख सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन अब मुझे शायद अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होल्ड बैक कर रही हूँ और मुझे इतना होल्ड बैक नहीं करना चाहिए था। कुया ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब जो चीज़ मैंने उससे नहीं बोली है उसने वो चीज़ भी की है, तो मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है और मुझे उसके साथ जाना चाहिए और थोड़ा सा और अपने रिलेशनशिप को एक हद तक आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई जोर दे ही नहीं रही हूँ। यहाँ पे 5 दिन हो गए रहते हैं और अभी तक रीका ने कुछ जवाब नहीं दिया रहता है मैसेज का। तब ये सोच रहा होता है कि कहीं रीका मुझसे नाराज़ तो नहीं, या फिर वो सही में एकदम अलास्का जाने के लिए रेडी है। मेरे या उसमें से भी किसी को अलास्का भेजा जा सकता है, लेकिन मैं अलास्का नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन उतनी देर में वो आ चुकी रहती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ, चलो करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये पूरी प्रिपरेशन के साथ आई रहती है और कहती है कि ये लो हम लोग एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि हम लोग क्या क्या करेंगे और सब चीज़ मिल बांट के होगा, मतलब रहेंगे तो एक ही घर में मगर ऐसा रहेगा कि अलग अलग है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। और तुम्हारे बिलौटे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी। तब ये कहता है कि अरे मेरे बिलौटे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो एक बस कोने में पड़ा रहता है, चलो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है और ये भी बोलती है कि देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़े कर देना है, क्योंकि इससे आसानी होगी, ताकि हम दोनों को पता चले कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों ऐसे ही करते करते बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हाथ खड़े कर रहे होते हैं। और जो हमारा बिल्ला चैन रहता है वो इनकी बात को बहुत ही गहराई से सुन रहा होता है, जैसे कि वो सब चीज़ समझ रहा हो और इन्हें ही घूरता जा रहा होता है। जब तक वो लोग बात करते हैं तब तक घूरता जा रहा होता है। और फाइनली वो टेंट लेके आई रहती है, कहती है कि बेड पे नहीं सोऊंगी, यहाँ पे मैं अपना टेंट लगा देती हूँ। तो अब खाने का बारी आता है। तो ताकुया कहता है ओ टेंशन मत लो, मैं खाना लेके आता हूँ। बाद में हमें दिखाया जाता है रीका यहाँ पे देख रही होती है कि और क्या क्या सामान का ज़रूरी है, क्या क्या करना है। तब तक जो बिलौटा रहता है उसे ही देख रहा होता है। रीका सोच रही होती है कि घर का सबसे बड़ा मालिक तो यही है, बस मुझे इसे इम्प्रेस कर देना है, फिर मैं यहाँ पे आराम से रह सकती हूँ, वरना ये बिलौटा बहुत कुछ कर देगा भाई, काट वाट लेगा तो, या फिर नोच भी सकता है। तो यहाँ पे वो अपना काम कर रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, और काम कर रही होती है और वो उसे ही देखता जा रहा होता है। बड़ा ठरकी टाइप का बिलौटा रहता है भाई। लेकिन फिर वो बिलौटा और ज़्यादा करीब जा रहा होता है और फिर उसके पैर पे अपना चेहरा रगड़ रहा था। इसका मतलब वो पसंद करता था, जाहिर सी बात है, और इसने समझ लिया था कि अब मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, कन्फर्म है। बाद में वो आता है और देखता है कि अरे ये क्या टेंट लगा दिया, पूरा एकदम कर दिया, मैं तुम लोग के लिए खाना लेके आया हूँ, चलो लेकिन खाना बनाना पड़ेगा। रीका सोचती है क्या खाना बनाना पड़ेगा, ताकि ये कहता है तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा, मैं खाना बना दूंगा। रीका कहती है कि क्या तुम बनाओगे। फिर उसे समझ आ गया था कि बाउंड्री तो अभी से ही इन दोनों के बीच में आ चुकी है और ताकुया खाना बनाने वाला था। वो कहता है रुको मैं अभी जाता हूँ, खाना बना के ले आता हूँ। रीका को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, लेकिन खाना बना दिया रहता है और खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, और ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। तब वो सोचता है कहीं मेरे अपार्टमेंट में से स्मेल नहीं ना आ रही है, लेकिन ये स्मेल मसालों की रहती है, क्योंकि इसने बहुत सारे इंडियन मसाले डाले हुए रहते हैं। और खाती है तो पता लग जाता है कि मसाले अलग अलग है। तब वो कहता है कि हाँ मैंने बहुत सारे मसाले डाले हैं, रुको मैं तुम्हें अपने मसालों का कलेक्शन दिखाता हूँ। तो वो
सोचती है मैं मुझे कभी यकीन नहीं हो रहा है कि ताकुया का ऐसा भी कुछ हॉबी था और बहुत सारे मसाले रहते हैं, और कहती कि भाई ये तो बड़ा कमाल का बंदा है, मुझे नहीं पता था कि इतना भी ये सब कुछ करता है। तो फिर खाना ये लोग खा रहे होते हैं, मस्त अपना आराम से खाना खा लेते हैं, हमारा बिलौटा भी खाना खा रहा होता है। उसके बाद ये बर्तन धोना शुरू करती है। हालांकि इसे बाथरूम जाना था, मगर ताकुया के सामने ये बाथरूम कैसे जा सकती थी, बाथरूम तो ताकुया को भी जाना था। तो ये बहाना मारती है और कहती है मैं घर से होके आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। और फिर आ जाती है वापस से। तब ताकुया उससे कहता है क्या हुआ, नहाओगी नहीं क्या? तब वो सोचती कि अरे हाँ नहाना भी तो है, अगर मैं वापस से अपने घर गई तो मैं अगर वापस से घर जाके यहाँ आऊँगी तो पसीने से लथपथ हो जाऊँगी, तो फिर नहाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और यहाँ पर मैं कैसे नहाऊँ क्योंकि मैं तो यहाँ बाथरूम भी यूज़ नहीं कर सकती थी। तब ताकुया को भी नहाना था और वो भी बहुत ज़्यादा हैरान था, शर्म आ रही होती है दोनों को। तब वो कहता है कि तुम पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेती हो, और फिर वो जा रही होती है पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी पीछे पीछे आ जाता है। अब इधर ये इसके पीछे आ गया था। रीका सोच रही थी मैं तो अकेले आने का सोच रही थी भाई, लेकिन अब ये भी आ गया साथ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो चलती हूँ। फिर वो नहा के निकलती है और सोचती कि ताकुया अभी तक घर चला गया होगा, लेकिन नहीं, जो ताकुया रहता है वो वहीं पे रहता है, उसका इंतजार कर रहा था। और ये देख के वो काफ़ी हैरान थी और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार कोई इसके लिए इंतजार कर रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहती है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग फील महसूस होता है। फिर दोनों साथ में चल रहे होते हैं, जहाँ पे गलती से वो टकरा भी रही होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ताकुया कुछ मान नहीं रहा होता है, वो तो बस ऐसे ही नॉर्मल सीधे सीधे चलते जा रहा होता है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब काम पूरा हो चुका रहता है, दोनों को पूरा एक्टिंग करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो एक्टिंग करने के लिए तो और भी कुछ चाहिए। अब रात में नींद नहीं आ रही होती है, नींद आएगा कैसे, खास करके रीका को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि वहाँ टेंट के अंदर में थोड़ी सी उसे गर्मी भी लग रही होती है, और ताकुया भी सो नहीं पा रहा होता है, बेचैनी हो रहा होता है जो भी अभी कुछ हो रहा है, और इतना सामने सामने में सोने का कभी आदत नहीं रहता है। तब ये लोग मोबाइल से टेक्स्ट करने लगते हैं, सामने सामने होकर दोनों मोबाइल से टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि नींद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो वो भी बोलती है कि मैं जगी हुई हूँ, और फिर दोनों के बीच में ऐसे ही लंबा बातचीत चलते रहता है कि मान लो अगर ऐसा हो गया तो हमें अलास्का जाना पड़ेगा, या फिर वैसा हो गया। और फिर वो ये भी बोलती है कि टेंट के अंदर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं यहाँ पे और ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद वो बाहर निकल जाती है टेंट के, और फिर पानी पीना शुरू करती है और कहती है कि ये मैरिज तो बहुत ही ज़्यादा भाई खतरनाक चीज़ है, मतलब कोई कैसे मतलब रह सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है ज़िंदगी का। सच बोलूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ताकुया कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल डिसीजन है, पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं, हमारे लिए तो अब रहना सही नहीं हो रहा। शायद ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग मैरिड होते तो हमारे लिए ये काम ज़्यादा आसान होता, लेकिन अभी तो हम लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। रीका कहती कि हाँ ये भी हो सकता है कि हम लोग मैरिड नहीं है इसलिए काम मुश्किल है। तो अब बस रात में चांद देखते हैं और फिर गुड नाइट कह के सो जाते हैं। बाद में आगे हमें दिखाया जाता है कि इनकी बॉस बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि इन लोगों ने रिपोर्ट बहुत ही अच्छा बनाया हुआ रहता है। कहती है कि बहुत ही बढ़िया, ये दोनों तो अभी भी एक दूसरे सामने सामने में शर्मा रहे होते हैं। और फिर बॉस कहती है कि देखा वो लोग कोई फेक इंगेजमेंट का नाटक नहीं कर रहे थे, असली में मैरिड होने वाले हैं वो लोग। तो वो बंदा कह रहा होता है अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि देखो कंपनी को डिसाइड तो करना पड़ता है ना कि कहीं वो लोग नकली नाटक तो नहीं ना कर रहे थे। हालांकि तुम में से किसी को जाना पड़ेगा, और नाम यहाँ पे गोडा का निकल के आता है कि भाई उसे अलास्का भेजा जाएगा। अब ये बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है, गोडा को जाना रहेगा, तो गोडा के तो होश उड़े हुए रहते क्या मुझे अलास्का जाना पड़ेगा, क्योंकि वही सिंगल रहता है ना, तो उसे ही जाना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद तो रीका और ताकुया दोनों को बुरा लग रहा होता है भाई। लेकिन फिर उसके बाद ताकुया सोच रहा होता है कि अगर हमारी जगह कोई और भी रहता तो वो भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा मैं और रीका कर रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो भाई अलास्का जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में इसे नींद नहीं आ रही थी और सोच रहा था कि क्या हमने कुछ गलत किया, क्योंकि मैं किसी को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता हूँ, सब लोग यहाँ के बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और यही बात रीका को भी वो कह रहा होता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पे नींद नहीं आ रही होती है। तो दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और फिर ये लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं, खास करके ये डिसाइड करता है और जाता है सुबह सुबह अपने बॉस के पास में और कहता है कि मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहनी है। वो यहाँ पे उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि हम लोग मैरिज का बस नकली नाटक कर रहे थे और कुछ भी नहीं, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, इसमें रीका की कोई भी गलती नहीं है, और मैं अलास्का चला जाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सोचता है ये बिल्कुल उसी दिन जैसा है। तो बचपन में पूल खुला हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे फ्री एंट्री थी, लेकिन फिर भी इसकी मॉम ने इसे पैसे दिए थे और कहा था कि उड़ाना मत, लेकिन इसने उड़ा दिए थे खाने में। और खाना खा लेने के बाद ये अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि पैसे खर्च हो गए पूल की एंट्री में, लेकिन यहाँ पे खाना उसका लगा हुआ था तो वो पकड़ा गया था। उस दिन तो भाई इसे बहुत डांट पड़ी थी, बहुत ही बेजोड़ की डांट पड़ी हुई रहती है। इसके डैड ने भी इसे बहुत डांटा था, पूरा दिन भर भाई पूरा एकदम रोने वाला मुंह हो गया था। और अंत में ऐसा होता है कि वो रो भी देता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हुई रहती है ना। पहली बार उस दिन इसे एहसास हो गया था कि एक झूठ छुपाने के लिए कितना मतलब डांट सुनना पड़ता है, यही बात रहता है। तो अपने बॉस से माफ़ी मांगता है, लेकिन उसकी बॉस कहती है कि आओ मेरे साथ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और ये माफ़ी मांग रहा होता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा अलास्का। लेकिन उसकी बॉस कहती है कि आओ मेरे साथ। फिर
जब वो जाता है तो देखता है कि पहले से रीका यहाँ पे रहती है, तो रीका ने बॉस को पहले से ही बता दिया रहता है कि वो सब बस नाटक था और कुछ भी नहीं था। तो ये लोग दोनों अलास्का जाने को रेडी रहते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के एकदम हैरान होते हैं कि ये क्या तुमने। और फिर जो इनकी बॉस रहती है वो कहती है कि वो तुम दोनों भी ना बहुत गधे हो और तुम दोनों बहुत लंबे वक्त से इसके बारे में सोच रहे हो। मैं अलास्का जाने वाली हूँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अलास्का जाऊंगी। मगर ये लोग कहते हैं कि नहीं बॉस, ये सब हमारी गलती, आप क्यों जाएंगे अलास्का, आप तो पहले से मैरिड है और सिंगल लोगों को भेजा जा रहा है ना। लेकिन उसकी बॉस कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं अलास्का जाऊंगी। और यही कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो इन दोनों को बहुत बुरा लग रहा होता है कि भाई बताओ, हमारी गलती की वजह से वो जाने वाली है। फिर लंच टाइम में ये लोग जब जा रहे होते हैं तो ये लोग अपने बॉस से पूछते हैं कि आपको अभी भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी बॉस कहती है कि नहीं देखो, मैं बहुत ही घूमने फिरने वाली पर्सन हूँ और मैं यहाँ जॉब से पहले बहुत जगह घूमी हूँ। मतलब कहाँ कहाँ नहीं घूमी है भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, कहाँ कहाँ चल गई, अमेरिका, यूएसए, सब जगह गई है। और बहुत ज़्यादा घूमने के बाद फिर क्या होता है कि जब इनकी मैरिज सेट हो गई थी तो उसके बाद ये अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे काम करने लगी थी। लेकिन फिर इन्होंने अपने हस्बैंड को ही बताया और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस से घूमने जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बस एक सीधा रोड के वजह जैसा हो गई है। मतलब एक जो रोड सीधा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हो गई है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, पहले तो उसे लगा था कि वो मुझे रोक रहा है, लेकिन फिर वो भी मान गया मेरे साथ चलने के लिए अलास्का। और फिर बता देती है सब बात। आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों यहाँ पे खुश रहते हैं कि चलो अब वो राज़ी है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि अभी भी थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। तो ये लोग दोनों अपनी इंगेजमेंट रिंग को यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि अब ये नाटक इन लोग को ज़्यादा दिन के लिए करना नहीं है। नाटक यहाँ पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो बॉस है वही जाने वाली है, तो अब नाटक करने से क्या ही फ़ायदा होने वाला है। तो दोनों ने उड़ा दिया रहता है और कहते हैं कि हमें जाके शायद हेड ऑफिस में भी सबको बता देना चाहिए कि हम लोग उतने दिन से नाटक कर रहे थे, और चलो थोड़ा सा खर्चा भी निकाल दिया जाए कि क्या क्या 2 महीनों के अंदर हमने एक्सपेंस किया था। और फिर जब कचरा फेंक रहे होते तो बात कर रहे होते कि मैरिज सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। कि मतलब यार देखो, हमारा तो इतना ही दिन में इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका है और लोग पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा पूरा निभा लेते हैं। सही में मैरिड कपल्स रहते हैं उनके लिए टाइम अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग शायद मैरिड नहीं है इसलिए हमारा ज़्यादा टाइम इतना ज़्यादा अलग हो रहा है। खैर छोड़ो, अब तो हम लोग को अलास्का नहीं जाना है और कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हम लोग यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो जो रीका रहती है वो अपने अपार्टमेंट में अब जा रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसकी आंख में आंसू भी आ रहे होते हैं रीका के, और रो रही होती है। ताकुया सोचता है कि मेरी ज़िंदगी भी तो एकदम सीधी रोड की तरह है, मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो मेरी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सके, और शायद मेरी डेस्टिनी मुझसे कहीं दूर जा रही है। अब इस बात को सोच सोच के वो वहीं पे परेशान होता जा रहा था, और फिर वो एक कदम उठाता है कि नहीं, अब वो सीधे रोड पे नहीं चलेगा, और वो दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि मैं असली में अब मैरिज करना चाहता हूँ। भले हम लोग फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन हम लोग अब पार्टनर्स बन सकते हैं, सीधे पार्टनर बन सकते हैं। और डायरेक्टली उससे पूछ लेता है मैरिज के लिए। और यहाँ जो रीगा रहती है वो भी उसे हाँ कह देती है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए भी अब अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ। और ताकुया से बेस्ट पर्सन शायद ही उसे कोई मिल सकता है, क्योंकि ताकुया उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट था, जो उसे हर चीज़ में सपोर्ट करता था और साथ ही साथ समझता भी था। तो यहाँ पे दोनों फैसला ले लेते हैं और फिर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन्होंने फेक मैरिज का शुरुआत किया था, उसी पुल पे ये लोग जाते हैं और फिर एक दूसरे को रिंग दे रहे होते हैं। और कहती कि अब से तुम मुझे रीका बुलाओगे, रीका सैन नहीं बुलाओगे, समझे। ऐसे ही होता है, फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, जो बहुत क्लोज रहता है ना उन्हें फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है वहाँ पर। और कहते हैं कि चलो सबको बताते हैं। तो कंपनी में जब सबको बताते हैं तो भाई कुछ लोग को बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है, क्या तुम लोग, और अब सही में तुम लोग शादी करने वाले हो। मतलब ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। घोड़ा तो अपना अलग ही खुश रहता है और ये बंदा तो दुखी रहता है भाई कि कुछ नहीं होगा। और फिर सब चीज़ ठीक हो जाता है। फिर ये फ़ोन करता है, एक बंदे का कॉल आता है इसके ऊपर, ठीक है। और वो कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि तुम एक्टिंग कर रहे हो शादी करने का, लेकिन तुम लोगों ने तो सचमुच शादी कर ली भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर क्या था, ताकुया भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये वही मिस्टीरियस पर्सन है जो बार बार रिको और ताकुया कॉल करके परेशान करता था कि मैं बता दूंगा, अब बताओ। और फिर जाता है ये रीका से मिलने के लिए। रीका अलग ही ग्लो कर रही होती है, यहाँ पर सब में बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही होती है, और उल्टा यहाँ पे ये भी ग्लो कर रहा होता है। मतलब दोनों एक दूसरे की नज़रों में बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहे होते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है। लेकिन बड़ा अजीब अजीब हरकत कर रहे होते हैं। जब सामने में मिलते हैं तो ठीक से बात ही नहीं कर पाते हैं। बड़ा अजीब टाइप का भाई इनका हरकत और बातचीत रहता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब ये लोग टी पे टाइम स्पेंड करते हैं, 10 मिनट 1 घंटा, ऐसे करते करते टाइम बढ़ते जाता है, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाते हैं। और रीका बात करते जा रही होती है। ताकुया को सुनने में अच्छा लगता है और रीका को बोलने में अच्छा लग रहा होता है। ये लोग ऐसे ही बात करते करते जा रहे होते हैं। फिर ये लोग पार्क में पहुंच जाते हैं जहां से सब चीज़ शुरू हुआ था, और फिर हाथ पकड़ने के बाद यहाँ से फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग को पता लग गया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे घोड़ा भी अपना अलग ही खुश रहता है, थोड़ा दुखी भी रहता है। मैनेजर तो अपना जाने वाली थी, और यहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये देखिए इंडिया है ये, और ये प्रिंसेस क्या देना। और फिर क्या था, सब
कह रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। अब अगले दिन इसे जाना रहता है ऑफिस। तो बात ये रहता है कि ये तैयार हो चुकी रहती है और लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जा रही होती है। मैं आपको बता दूं कि ऑफिस जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं रहता है, ये ताकुया घर जाने का रास्ता रहता है। तो रिका सबसे पहले ताकुया घर जाती है और गुड मॉर्निंग कहती है। उसके बाद एक किस के साथ ये जो सीरीज है वो यहीं पे खत्म हो जाती है।